नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामग्याल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। मेरा नाम है आरकेबी और आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। हमारे सभी दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग और बाकी सब भी। प्रदीप जी, Abario Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they believe, wherever they speak Swahili. wherever they speak Swahili, that's a lot of people. And ni hao to our viewers in China and konnichiwa to our viewers in Japan. So Pradeep ji, the Pakistanis, मतलब भिखारी देश है यार, मतलब वाहियात देश है बिल्कुल, very frankly speaking. आप देखिए ना, 2 बार इनको मार पड़ी है अभी एशिया कप में। एशिया कप में they were just defeated twice by India and defeated very badly. ये भी नहीं है कि कोई फाइट हुई। क्या होता है कि अगर कोई फाइट होती है, कुछ होता है, लगता है कि यार 50-50 फाइट है, कुछ नहीं। First match they were defeated by 7 wickets. Second match we defeated them by 6 wickets. And there was a football match just now under 17 in which we defeated the Pakistanis by 3-2. हर जगह पे वो ये ऐसा हवाई जहाज दिखा रहे हैं और उसके ऊपर वो क्या है 6-0। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? मतलब They lost 6-0. but that's also untrue, by the way. That is also untrue in a way because they lost about 29 planes. Yes. According to the Indian Air Force. इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक अभी जो नए लेटेस्ट फिगर्स आए हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स के कोई 29 जहाज तोड़े गए। 29। मोस्ट ऑफ देम बाय द वे कुड नॉट इवन टेक ऑफ, ये भी आपको बता दूं। उसके अलावा 11 मेन बेसिस इनकी और 8 अलग बेसिस, 19 बेसिस। हाउ डू वी नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द 8 फ्रॉम द पाकिस्तानी देमसेल्व्स? उन्होंने खुद बोला है कि यार 11 नहीं 19 पे अटैक हुआ और 9 के करीब जो हैं वो उनके जो टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया। अब मेरा ये कहना है कि कोई भी शख्स होता है ना, तो थोड़ा स्वयंभू, थोड़ा सा जिसमें अहंकार होता है, थोड़ा जिसमें एक अपना सम्मान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो समझ जाता है आदमी यार। तो सरप्राइज ये है कि शायद ये पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में ये छापा नहीं कि हम जीते हैं एक्चुअली। जी। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच में हम जीत गए। That is what they do. I wouldn't be surprised. I would Yes, not be at all surprised because do और remember, सबसे पहले शाहिद अफरीदी पूरे स्ट्रीट्स में बच्चों के साथ नाचता होगा कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। आई थिंक दैट इज बीन डूइंग। उनका फादर भी वही करता था, यही भी वही करता है। 1971 वॉर तो वो जीते थे, आपको मालूम नहीं? पाकिस्तानी जीते थे, उनकी क्लास 5 की टेक्स्ट बुक्स में कि पाकिस्तानी जीते थे। और बांग्लादेश तो हमने वैसे ही दे दिया था खैरात में। 1999 भी जीते हैं, कारगिल भी जीते हैं, और अभी ऑपरेशन सिंदूर तो पता नहीं हिंदुस्तान खत्म हो गया सर। कारगिल वन हमने ये किया, तो छोड़े क्यों, वापस क्यों गए कारगिल? and leaving 230 डेड बॉडीज बिहाइंड। यस यस। 230 डेड बॉडीज। हमारे मौलानाओं ने उनके ऊपर फातिया पढ़ा है, उनके ऊपर क्या फातिया तो खैर बाद में पढ़ते हैं, उनके ऊपर वो क्या बोलते हैं उसको, जो नमाज पढ़ी जाती है मरने वक्त, वो उन लोगों ने पढ़ा है। मतलब हद होती है यार, नमाज जनाजा जिसको बोलते हैं, वो पढ़ी गई है इन सब की लाशों पे। दे रिफ्यूज टू क्लेम देयर ओन सोल्जर्स। इस किस्म के लोग हैं और इतने भिखारी लोग हैं प्रदीप जी। दूसरी चीज क्या है, जो सऊदी अरेबिया के साथ इनका जो नया करार हुआ है, दैट सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान आर वन। अबे गधो, तुम्हें चौकीदारों की तरह हायर किया गया है। यू आर गन्स फॉर हायर। जैसे गुंडे हायर करते ना लोग कि उसको जाकर के पीटना, भाई ये सुपारी ले ले, वो औकात है तुम्हारी। तुम्हें हायर किया गया है, पैसे दिए गए तुम्हें कि तुम्हारे लोग जाकर के यमनी हूती से लड़ें, और इजराइल को बता दिया गया है कि भाई नाउ वी हैव गॉट अ मर्सनरी फोर्स विद अस। इनको हम पैसे देते हैं, ये लड़ेंगे तुम्हारे साथ आगे। The Israelis must also be laughing. Now, my point They're is, joke of the entire world. Now, the only problem is because they see Pakistan, every country like China or US sees Pakistan as a toy to provoke India. yes, आप उनको provoke, पाकिस्तान को बुलाइए, पाकिस्तान से हम डिस्कस करेंगे, we're going to talk about Middle East peace with Pakistan. I mean, this is purposely needling India to see that India toes the line. ऐसा है साहब। Are हम we भी, concerned? मैं और आप भी अभी इसकी बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि लोगों को बहुत इंटरेस्ट है इसमें। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्या है कि टीआरपी बढ़ जाती है, मतलब लोग दर्शक आ जाते हैं ज़्यादातर अगर इंडिया पाकिस्तान की बात की जाए। वैसे दिल नहीं है मेरा पाकिस्तान के बारे में बात करें, भिखारी देश है यार। कटोरा लेके इधर से उधर फिरते हैं, अल्लाह के नाम पे दे दे, डॉलर नहीं तो कुछ भी पाउंड चलेगा, कुछ भी चलेगा। मतलब वो महमूद साहब का गाना ना, वो धर्मेंद्र महमूद साहब का गाना है बड़ा पुराना, इंटरनेशनल फकीर आए। Yes. So all I'm saying is these guys are
They're bloody beggars, all of them. And as far as Mr. Trump is concerned, by the way, as I've been saying all along since August 25, Mr. Trump will finally see the light of day. And today another clarification has come with regard to the H-1B visa. H-1B visa will, the $100,000 fee hike will only be in specific cases, not everywhere. And it all depends upon the kind of startup it is, which is calling for all these people. Because do remember, there's this Chinese professor who teaches at Harvard, who calls the H-1B visa the genius visa. ये H-1B वीसा नहीं है, जीनियस वीसा है. क्या है? अमेरिकन्स को H-1B वीसा के तहत सारी अमेरिकन कंपनीज को ये इजाजत है उनकी सरकार से कि दुनिया में जहां पर भी आपको दिखे कोई दिमाग वाला आदमी है उसको आप हायर कर सकते हैं. 3 साल के लिए ही विल बी इन नॉन इमिग्रेशन स्टेटस, फिर उसको एक्सटेंड कर लेते हैं, फिर और भी एक्सटेंड कर देते हैं. इन फैक्ट most of the people, 90% of all the people who have come on the H-1B visa in the United States of America, Pradeep ji, have actually created jobs. They have not taken American jobs. So this is a bloody myth which has been perpetuated by the right wing, the right wing of the Republican Party. But our Prime Minister has been very, very clear. He says, don't depend on other nations, आप स्वदेशी अपनाओ. And we always, थोड़ा एक जो बीजेपी का कहना है कि महात्मा गांधी जी के बाद मोदी जी है फाइटिंग फॉर स्वदेशी, एक ऐलान जिस प्रकार से कर रहा है कि स्वदेशी स्वदेशी. बट स्वदेशी इन अ मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट. यस, इन अ मॉडर्न. स्वदेशी का मतलब ये नहीं कि आप धोती पहन के चल पड़िए. बाय स्वदेशी ये नहीं. हमारे जो लोग बनाते हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि उनका माल को आप खरीदे. सर, बाय ओनली दोस प्रोडक्ट्स व्हिच आर स्वदेशी. बी इंडियन, बाय इंडियन. दैट्स इट. और अभी अश्विनी वैष्णव साहब ने शुरुआत भी कर दी है. He has moved away from the Microsoft suite and he has gone to the Zoho suite. The Zoho suite is the Zoho business software invented by India, and he's the first guy to do it, which is fantastic. I think we've got a couple of guests with us. Let's go straight across to them and let's talk about what's really happening right now in the rest of the country. And over here, of course, we've got our old friend Dr. Aviral Malik. Malik Saab, namaskar. मलिक साहब जी नमस्कार. नमस्कार. आपको नवरात्र की बहुत 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 शुभकामनाएं सर. जी बहुत बहुत धन्यवाद. आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपको भी. और अखिलेश कटियार साहब नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार कटियार साहब. नमस्कार राजीव साहब. नमस्कार प्रदीप जी, कैसे हैं आप? अरे कटियार साहब क्या जबरदस्त सर. कटियार साहब क्या हैंडसम लग रहे हैं आज. मुझे लग रहा है सीधा ब्यूटी पार्लर से आ रहे हैं सर. सीधा ब्यूटी पार्लर से आ रहे हैं लग रहा है मुझे. फर्स्ट क्लास बिल्कुल. लुक एट दैट बियर्ड, लुक एट द वे इट्स बीन ट्रिम्ड एंड ऑल दैट. फैंटास्टिक यार, जबरदस्त. तो कटियार साहब, सो कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो. आपको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जय माता दी. सर, आजम खान साहब बाहर आ गए या आने वाले हैं या आज छूट जाएंगे शायद. आई थिंक ही विल कम आउट टुडे. नहीं, बाहर आजम खान साहब बाहर आ चुके हैं. माशाल्लाह, क्या बात है सर. सो कांग्रेचुलेशंस टू यू सर. और बाहर आ चुके, बहुत बहुत धन्यवाद. और हम इस बात को मानते हैं राजीव साहब की आज भी आम आदमी का विश्वास जो न्यायपालिका में है वो बना हुआ है. आजम खान साहब जैसे बड़े नेता पे जिन धाराओं में बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, ऐसी वाहियात धाराओं में लगा के इतने लंबे समय तक जेल में रख के जो है उत्पीड़न झेलना पड़ा है, उससे एक आम आदमी बहुत आहत है. और आज का दिन हर समाजवादी के लिए बहुत अच्छा दिन है कि आजम खान साहब आज बाहर आए. लेकिन एक चीज तो है, एक चीज तो मानना पड़ेगा. आजम खान साहब के आने के बाद समाजवादी पार्टी की एक शक्तिकरण जो समाजवादी पार्टी का काफी बड़ा है. आई थिंक आर फीलिंग मोर होपफुल फॉर द फ्यूचर बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज अ बिग लीडर यार. मतलब पठानों के तो सबसे बड़े लीडर वही हैं आजम खान आज की तारीख में. मुझे तो कोई और नाम याद नहीं आता. और पठान पॉपुलेशन जो है मुसलमानों में भी काफी ज्यादा है, तादाद तो बहुत है. तो आजम खान साहब, और सिर्फ रामपुर ही नहीं बाकी हर जगह पे भी. बट कटियार साहब, मगर आप जब अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमारे सरकार इफ यू कम टू पावर आप सब केसेस विड्रॉ करेंगे आजम खान के खिलाफ, आजम खान जी के खिलाफ जितने भी केसेस हैं आप सब विड्रॉ करेंगे, क्या एक जाति, दिस इज नॉट एक्सेसेस. आप पहले ऐलान कर रहे हो तो क्या इतने साल जो आजम खान इतने जुडिशियल प्रोसेस के साथ गुजरे तो क्या सब फेक था हर चीज? यानी आप और जितने उसी कौम के लोग यानी मुस्लिम समाज के लोग हैं मोस्टली इनके खिलाफ कंप्लेनेंट थे कि उनके लैंड को ग्रैब किया, उनके पूरे जमीन हड़प लिए,
ये सब चार्जेस आप आते ही विड्रॉ कर लेंगे क्या? कुछ एक्सेस नहीं है आपकी तरफ से? प्रदीप साहब, जो आजम खान साहब के ऊपर जो आरोप हैं, वो 10 बार के विधायक, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, कैबिनेट मंत्री 3 बार 4 बार के, और उन पे आरोप है बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, जमीन, ये वो। तो आम आदमी भी समझता है नाम्बियार साहब की इस आरोप, और जो एफआईआर है वो लिखी किसने? पुलिस ने। पुलिस के वहां पे जो सबसे आला अधिकारी थे, उनको कितनी सहूलियतें दी गई, उनको उत्तर प्रदेश में कितनी बार एक्सटेंशन दिया गया, जो कायदे कानून बदल दिए मुख्यमंत्री ने, उतनी सहूलियतें दूसरे स्टेट से, आसाम कैडर था, कहां का कैडर था, कहां रखा, और उनसे जो काम कराया गया और उसका जो वो संदेश देना चाहते थे, ये बातें भी नाम्बियार साहब उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी है। दूसरी बात, जो इस देश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने तो ये परंपरा शुरू कर दी ना साहब कि अब सरकार में आइए तो अपने केस वापस ले लीजिए, और वो हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, संगीन अपराध की जो धाराएं लगी हुई थी इन पे, उन लोगों ने अपने केस वापस ले लिए। तो नाम्बियार साहब, इसको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? माननीय आजम खान साहब पे तो जो आरोप सरकार ने जो धाराएं लगाई हैं, उसे तो आम जनता कहती है कि इतना बड़ा नेता कोई बकरी चोरी करेगा, मुर्गी चोरी करेगा, किसी के गले से पैसे चुराएगा। तो ऐसी धाराएं जो किसी को हम उसका उत्पीड़न करना चाहते, उसका दमन करना चाहते, उसका शोषण करना चाहते, उसकी आवाज बंद करना चाहते हैं, इस मानसिकता से ही इस तरीके की धाराएं लगाई जा सकती है। तो कटियार साहब ये बताएं, चलिए आजम खान साहब की तो बात हो गई, अब देखते हैं वो आगे क्या करते हैं। थोड़ी देर के लिए तो शायद वो अरेस्ट करेंगे, लेकिन जैसा मैं उनको जानता हूं, मुझे नहीं लगता कि वो अरेस्ट करेंगे। वो अखिलेश यादव जी के साथ घूमना फिरना शुरू कर देंगे, जहां तक मैं जानता हूं। कल ही आप देखेंगे कोई ना कोई रैली एड्रेस करेंगे, कुछ करेंगे। वो आराम करने वाला आदमी तो है ही नहीं, आप जानते ही हैं, नेता उस किस्म के है ही नहीं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि जहां तक समाजवादी पार्टी का प्रश्न है, समाजवादी पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही लोकसभा में वो बहुत जबरदस्त रही, लेकिन लोकसभा और असेंबली में बहुत फर्क होता है सर, जैसा आप जानते हैं। एक लोकसभा सीट में 5 या 6 असेंबली सेगमेंट्स होती हैं। आप लोकसभा सीट जीत सकते हैं अगर 1 या 2 असेंबली सेगमेंट्स भी आपके साथ हों, सारे वोट आपकी तरफ आ जाएं, तो फटाफट वो लोकसभा सीट आप जीत लेते हैं। जैसे कांग्रेस का एक्सपीरियंस रहा महाराष्ट्र में कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही, क्योंकि असेंबली सेगमेंट्स में जो 5 या 6 थी, उसमें से 1 या 2 उनकी तरफ थी टोटल। लेकिन लोकसभा इलेक्शन में और असेंबली सेक्शन इलेक्शन में वो टोटली उल्टा हो गया। मेरा ये कहना है कि वो आप कैसे प्रिवेंट करेंगे सर? जहां तक हर एक असेंबली सेगमेंट का सवाल है, आप हर एक असेंबली सेगमेंट तो जीते नहीं है सर, बताएं प्लीज। राजीव साहब, समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी हमारी नहीं है, और उत्तर प्रदेश की जनता की पहली पसंद समाजवादी पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी जो इस बात का दावा करती है कि इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, सबसे लोकप्रिय, पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, उनके प्रधानमंत्री नहीं चाहता था उत्तर प्रदेश की मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इस बात को तो कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता है। और लगभग 300 सीटों के आसपास है उत्तर प्रदेश में, जो विधानसभा वाइज अगर हम गिनती करें तो लगभग 300, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, लेकिन जो मोटा मोटा डेटा है लगभग 300 सीटें हैं जिससे समाजवादी पार्टी जीती है। क्योंकि गणना हम लोकसभा की लेते हैं, लेकिन काउंटिंग विधानसभा वाइज होती है जी। तो उत्तर प्रदेश की जनता की पहली पसंद समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के लगभग 43 सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के लगभग 33 है। तो ये बात बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि सत्ता परिवर्तन हो और सत्ता बदले, और प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव जी वहां की बागडोर संभाले रहे। Right, so let me go across straight to Dr. Dhone. Dr. Dhone joins us. He's from the Congress, and I'll be coming for a summing up to Dr. Aviral Malik साहब. Dr. Dhone साहब, अभी देखा हम लोगों ने राहुल गांधी जी को वायनाड में थे, वो कोई संत हैं, क्या नाम है सर उनका, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, नारायण गुरुस्वामी जो है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे वायनाड में। माता जी भी थी उनकी साथ में प्रियंका जी भी थी।
और उसके अलावा पंजाब में दैट इज वेरी इंप्रेसिव सर, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, सबके सामने बोल रहा हूँ, जिस तरीके से राहुल गांधी जी लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं ना, हैट्स ऑफ, मानना पड़ेगा। वही मतलब मिट्टी हो, बाढ़ हो, पानी हो, कहीं पर भी चले जाते हैं, वहाँ जाकर लोगों के बीच में बैठ जाते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं। अब पिटी इज दैट ही वाज नॉट अलाउड टू गो फॉरवर्ड, उनको आगे जाने नहीं दिया गया, उनका आगे भाई वो क्या है कि पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत पास है, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू बाय द वे। गुरदासपुर में मतलब आप बटाला जो मेन डिवीजन जो है, बटाला जो विच इज़ द मेन सिटी ऑफ गुरदासपुर, उसके अगर आप आगे चले जाएं तो पाकिस्तान इज अबाउट 7-8 किलोमीटर्स अवे। तो बट रियली रियली इंप्रेसिव। तो आप ये बताएं सर कि ये मोमेंटम जारी रखेंगे इस तरीके से, आगे आगे भी ये काम करते रहेंगे, या फिर ये बीच में जैसे अक्सर भारतीय जनता पार्टी और बाकी जितने भी विरोधी हैं आपके, सब लोग कहते हैं कि फिर क्या नाम है इनका, राहुल गांधी साहब जो है छुट्टी ले लेंगे, बीच में फिर चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना सर इस बार? दोनों साहब सर ऐसा है, राहुल गांधी जी को है जनता में ही अपना, उनका जो दिल है वो जनता में ही लगता है, जनता में जाना। और उनकी कैपेसिटी भी ऐसी है, जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तो हमारे गांव से भारत जोड़ो यात्रा गई, उस वक्त उनकी चलने की स्पीड इतनी थी कि उनके साथ चलना यानी अपने को भागना पड़ता, इस तरह की उनकी नॉर्मल स्पीड है चलने की। तो जैसा आम आदमी को तो भागना ही पड़ता है, इतनी उनकी कैपेसिटी है, फास्ट चलते हैं। और आपको एक बात बताओ, राहुल गांधी दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति होंगे दुनिया के कि किसी लेडीज के, किसी महिला के कंधे पे वो हाथ डालते या उसका हाथ में लेते हैं और उसका वो फोटो उसका हस्बैंड निकालता है, उस महिला का, वो फोटो राहुल गांधी के साथ वाला वो महिला का हस्बैंड ही निकालता है फोटो, और वो डीपी रखती है महिला और उसका हस्बैंड भी डीपी रखता है कि राहुल गांधी मेरे पत्नी के साथ में इस तरह से गए हैं। तो ये विश्वास इस देश की जनता का राहुल गांधी पे है कि राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी ने उनके कंधे पे हाथ डाला, उनके हाथ में हाथ लिया, तो ऐसा लगता है हर एक को कि ये भाई है। तो ऐसा पहला शख्स देखा दुनिया में, नहीं तो किसी महिला के कंधे पे हाथ डालो या उसका हाथ में हाथ लो तो उसके आदमी को या बाकी लोगों को पसंद नहीं आता है। लेकिन राहुल गांधी के लोगों के दिल में राहुल गांधी यानी किसी महिला का भाई, इसी तरह से उनकी इमेज बन गई है, पूरे हिंदुस्तान में इमेज है। जी दुरुस्त। दोनों साहब, आप चिल्ला रहे थे गब्बर सिंह टैक्स, राहुल गांधी जी चिल्ला रहे थे गब्बर सिंह टैक्स, मगर मोदी जी ने इसको टर्न अराउंड कर दिया। इतिहास, देश के इतिहास में आफ्टर इंडिपेंडेंस बीजेपी का कहना है ऐतिहासिक डिसीजन मोदी साहब का जीएसटी बचाओ उत्सव, नौजवानों को राहत, मिडिल क्लास कस्टमर्स को राहत, सेविंग्स बढ़ रहा है देश में, तरफ जबरदस्त तरक्की, यानी अनइमेजिनेबल। मोदी साहब करेंगे अनइमेजिनेबल, जो एक लैंडमार्क डिसीजन मोदी जी लिए हैं। तो आपका गब्बर सिंह टैक्स का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है? नहीं सर, ये अनइमेजिनल इसलिए है कि कोई इतना भी झूठ बोल सकता है, इतनी बेशर्म कोई रह सकता है। ये अनइमेजिनल जो बोल रहे हैं ना, उस चीज के लिए अनइमेजिनल है कि कोई इतना बेशर्म कैसे रह सकता है कि जो टैक्स इन्होंने खुद लगाया था। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुई इस देश में, किसने लागू, किसकी सरकार थी जीएसटी लागू किए तब? 2017 में किसकी सरकार थी? 2014 से तो मोदी जी है, तो 2014 से 17 से इन्होंने टैक्स लगाया, सब स्लैब इन्होंने ठहराए, और उसके बाद उन्होंने देश भर लोगों को लूटा, अपने उद्योगपतियों मित्रों को फायदा पहुंचाया, और अब बेशर्म की तरफ बोल रहे हैं कि देखो कितनी सहूलत दी है, बचत महोत्सव। अरे भाई, आपको जनता का इतना ही ख्याल था तो आपने 2017 से स्लैब कम रखना था ना। तो ये तो बेशर्म की हद हो गई इनकी। तो ये आप नहीं मानते? ये जिस प्रकार मानेंगे से कैसा? आप मानते हैं क्या सर? आप मानते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी सहूलत दी देश को? इन्होंने तो लूटा है, 2017 से लूटने का ही काम किया है। इसके पहले कोई कांग्रेस की सरकार थी कि भाई वो कांग्रेस के सरकार ने वो लागू किया और इन्होंने कम किया, ऐसा हुआ है? उल्टा आपको एक बात बताओ, आज अगर कांग्रेस की सरकार रहती या मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहते, कांग्रेस का कोई भी नेता प्रधानमंत्री रहता, तो डीजल आज जो पेट्रोल जो 100 रुपए के पार है वो आज 50 रुपए रहता था। इसके पहले था, आप 2009 में देख लीजिए कितना था,
जब क्रूड ऑयल के रेट पे तय होता है कि पेट्रोल और डीजल के रेट क्या होंगे। क्रूड ऑयल के रेट उस वक्त क्या थे और आज कितने हैं। क्रूड ऑयल के रेट कम हो गए, लेकिन पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया, क्योंकि इनको लूटना है जनता को। जनता की लूट करो और फिर इलेक्शन के वक्त में मैंने बताया कि ये सब क्यों हो रहा है। ये बिहार के इलेक्शन के हो रहा। बिहार इलेक्शन में अगर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अगर हार गए तो समझ लेना इनकी केंद्र की सरकार चली गई। इसीलिए सब ये हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। दिवाली क्योंकि गिफ्ट इनकी नहीं मानते सरकार आप। बैसाखी पे खड़ी है। दिवाली गिफ्ट नहीं मानते आप। दिवाली नहीं, गिफ्ट कैसा दिवाली? ये दिवाली गिफ्ट नहीं है, ये बिहार के लिए लालच है। क्योंकि ये पूरे सिर्फ बिहार में तो नहीं कर सकते, इसलिए पूरे देश में करना पड़ेगा। बिहार में हार गई तो इनकी सरकार गई, ये उनको मालूम है, इसीलिए वो सब ये कर रहे हैं। सर वो तो ठीक है, लेकिन क्या है कि लोग तो इसको बहुत अच्छी तरीके से वेलकम कर रहे हैं ना। फॉर नहीं, एग्जांपल लोग तो करेंगे सर। लोग बहुत परेशान हैं। सर लोगों जो भी को प्राइस कम होती है, रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी परेशानियां I हैं, agree with उनको you, sir. सहूलत मिली तो लोग तो खुश हो जाएंगे। तो अमेज़न लोगों का क्या है, लोग तो बेचारे ऐसा है कि वो सहते आ रहे हैं, थोड़ी सहूलत मिल गई खुश हो जाते हैं। सर अमेज़न की जो अभी सेल हुई है, इट हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड। पिछले 2 या 3 दिन में दे हैव सोल्ड मोर देन एवर, मतलब इतना ज्यादा सेल हुआ है। और बाकी जितने भी जो ऑनलाइन सेल्स वाले जितने भी लोग हैं, सब लोगों की सेल इतनी बढ़ गई कहने की हद नहीं। आई मीन एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी सर, वेरी फ्रैंकली। आई डोंट थिंक यू आर रीडिंग द मूड ऑफ द पीपल। नहीं, हैप्पी हम भी है, हैप्पी सर, हम भी बहुत हैप्पी है। लेकिन हम और ज्यादा हैप्पी होते थे अगर ये 2017 से ही लागू करते थे, तो हमारे बहुत पैसे बचते थे। इस देश की जनता के बहुत पैसे बचते थे। इन्होंने तो लूटने का काम किया है। सर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपके पिताजी का भाई होता तो आज आप मेरे भतीजे होते। कहने का मतलब ये हुआ ना। That's what it means. So, but the point is we have to deal with the situation right now. The situation right now is people are happy. सर अभी सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है मालूम है? जी बोलिए। आम पब्लिक जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, भैया बोले राहुल गांधी जितने चिल्लाते हैं तो अपने को फायदा होता है। सब राहुल गांधी की देन है। जीएसटी कम करो, राहुल गांधी ने बोला। बाद में जातिगत जनगणना कम करो, राहुल गांधी ने बोला। अब अगले बार सब जो राहुल गांधी बोलेंगे वही करना पड़ेगा इनको। तो फिर राहुल गांधी जनता की बात बोलते हैं। तो सर आप राहुल गांधी को क्यों नहीं बोलते जो आपने अभी भी बोला है कि डीजल और पेट्रोल की प्राइस कम करो ना यार। 104 रुपए का हो गया प्राइस, 104 रुपए का हो गया। बोले लूट कर रहे और बोलेंगे। चलिए लेट मी गो टू डॉक्टर अविरल मलिक। ये क्या है कि डीजल और पेट्रोल की प्राइस को लेकर के जो बार बार ये कहा जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त इतना था। द प्रॉब्लम इज आपने एक अलग से एक फ्यूल रिजर्व अकाउंट बना रखा था। वो जो अकाउंट था उसको सर्विस करने के लिए आज भी हर 2 साल के बाद भारत सरकार को पता 76,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि आप सब्सिडी दे रहे थे। और वो इसलिए देना पड़ता है क्योंकि आपने वो सब्सिडी देनी है ऑयल कंपनीज को। तो सर वेयरएज इट इज वेरी गुड फॉर कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है। डीजल और पेट्रोल प्राइस कम हो गई, वेरी गुड। इट विल हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द मार्केट ऑल्सो। कंज्यूमर गुड्स की प्राइसेस बहुत कम आ जाएंगी अगर आज डीजल की प्राइसेस कम हो जाएंगी। लेकिन वो जो इंटरेस्ट बर्डन आएगा वो कौन देगा? डॉक्टर मलिक आप बताइए सर प्लीज। जी देखिए, जहां तक विषय है इस देश का, तो इस देश की उन्नति हो, इस देश की प्रगति हो, इस देश का विकास हो, इस देश का उत्थान हो, इसी की हम चिंता करते हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से महंगाई का और उसके साथ साथ मनमोहन सिंह जी के शासनकाल का, तो इस देश में 2004 से 2014 के मध्य में लंबे दौर तक, लंबे समय तक डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का शासन रहा। मनमोहन सिंह साहब की सरकार रही, यूपीए 1 एंड यूपीए 2 रहा। उसमें एक तरीके से महंगाई रही, वो स्पष्ट रूप से सबको नजर आई। और महंगाई किस प्रकार से बेशुमार महंगाई बढ़ी वो भी मैं समझता हूँ सबने देखा, और उसका लोगों ने विरोध किया और वोट का एक प्रकार से जवाब दिया। वोट के माध्यम से जवाब देते हुए हटाने का काम, सत्ता से बेदखल करने का काम कांग्रेस पार्टी को किया गया जनता के द्वारा अभूतपूर्व तरीके से। और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में काबिज हुई वर्ष 2014 में, वो भी सबने देखा। और साथ साथ जहां तक विषय है, पर्टिकुलरली अगर आज के विषय की बात कर ली जाए, प्रारंभ से जिस प्रकार से आपने प्रारंभ में सवाल किए थे आजम खान के साहब के विषय पे और अन्य विषयों पे, समाजवादी पार्टी के विषय पे, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी, असल में समाजवादी पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश में लंबे समय रहा। और समाजवादी पार्टी कोई जन सुराज पार्टी तो नहीं है,
और इस चीज से अखिलेश जी भी एग्री करेंगे, मेरी बात से अखिलेश कटियार जी यहाँ मौजूद हैं, एग्री करेंगे। जन स्वराज पार्टी हो या आम आदमी पार्टी का वो दौर हो जब वो अन्ना आंदोलन से निकली थी और एक बार भी प्रदेश में सत्ता में नहीं आई थी, तब अगर कोई भी सपना दिखा दिया जाए, कोई बात अगर कह दी जाए, तो मैं समझता हूं कि जनता एक बार को एग्री कर लेती है, उस बात को मान लेती है और उसके बाद सत्ता में ले आती है वोट दे करके। लेकिन जन स्वराज पार्टी तो खैर एक्सपोज्ड है ऑलरेडी, तो जन स्वराज पार्टी को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। लेकिन जहां तक बात है नई पार्टी, नई पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं है, ये पुरानी पार्टी है। और लेकिन पुरानी पार्टी होने की जहां तक बात है, इनके क्या काम रहे क्या कर्म रहे वो तो एक अलग विषय है। लेकिन अखिलेश कटियार जी यहाँ मौजूद हैं, ये राष्ट्रीय सचिव भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। मेरे तो इससे सवाल रहेगा पर्टिकुलरली कि अखिलेश यादव जी ने अलायंस आखिर क्यों किया कांग्रेस पार्टी के साथ। स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी पूर्ण रूप से आपातकाल के विरोधी थे और डंके की चोट पर उन्होंने आपातकाल का विरोध किया। बावजूद इसके कांग्रेस से गठबंधन करना आखिर कौन सी मजबूरी थी। और रही बात कांग्रेस की, तो आशु मलिक जी वर्सेस इमरान मसूद तो यहाँ चल रहा है इधर सहारनपुर में। और उसके साथ साथ अगर आपकी कांग्रेस से अलायंस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस का संगठन ही नहीं है। मैं पूरे वेस्टर्न यूपी की अगर बात कर लूं, चाहे वो बागपत हो, गाजियाबाद हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर को छोड़ के पूरा पश्चिमी यूपी, कहीं इनका जिलाध्यक्ष ढूंढना नहीं मिलता और कोई ये धरातल पे नहीं है, कोई कुछ इनकी कमेटीज नहीं है। तो खोखला संगठन कांग्रेस पार्टी है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय हमारी पार्टी का, हम तो पूर्ण रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास इस नारे के आधार पर चलते हैं। और जनता हमें वोट देती है तभी हम सत्ता में आते हैं। और जनता इसलिए वोट देती है क्योंकि हम जनता की सेवा करते हैं। चाहे बात कर ली जाए 2014 की, 2019 की अथवा 2024 की, केंद्र सरकार की बात हो, और अगर उत्तर प्रदेश की बात हो तो 2017 और 2022। देखिए, अगर हमने काम ना किया होता तो 2017 में केवल जनता वोट देती, पुनः 2022 में ना दी होती, लेकिन जनता ने 2022 में भी यूपी में वोट दी। और केंद्र की अगर बात कर ली जाए तो केवल 2014 में वोट देती, लेकिन 2019 और 2024 में भी जनता ने हमारे ऊपर भरोसा और विश्वास अपना अटूट जताने का अभूतपूर्व तरीके से काम किया। अखिलेश यादव जी ने, हम जनता को समर्पित लोग, अखिलेश यादव जी ने आज ऐलान कर दिया कि 2027 में वी विल कम टू पावर, समाजवादी पार्टी विल कम टू पावर, और आने के बाद आजम खान के खिलाफ जितने भी केसेस है वो सब डिसमिस कर देंगे। ऑल केसेस विल बी डिसमिस्ड। क्या हम लोग मान के चले कि आपने, योगी आदित्यनाथ सरकार जी ने इस जानबूझकर फॉल्स केसेस, फॉल्स चार्जेस आजम खान पर लगाए थे? क्या कोई भी चार्जेस doesn't stand the scrutiny of law? How do you see it, Dr. Malik? नहीं, एक तो ये बहुत तेजी के साथ खबर चल रही है सोशल मीडिया में कि आजम खान छोड़ने वाले हैं समाजवादी पार्टी हो, तो सबको दिख रहा है। एक खबर पर्टिकुलरली चल रही है जिसपे लोगों के स्पष्टीकरण भी सामने आ रहे हैं और स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो अब खैर क्या है विषय, वो आजम खान साहब बताएं या समाजवादी पार्टी बताए कि इंटरनल मैटर इनका हो सकता है, या वो समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं तो उस विषय पे ये बताएंगे। लेकिन हाँ, जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो हम तो जनता का कल्याण कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। और रही बात आजम खान साहब की, तो और देखिए, आज उन्होंने कही बड़ी मजेदार बात कि आज लोकतंत्र की जीत हुई और ये न्यायपालिका को धन्यवाद, न्यायपालिका पे भरोसा। मैं समझता हूँ जब जेल कोर्ट जब एक तरीके जेल भेजा जाता है तो कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है, और बेल भी कोर्ट देती है, भार भी कोर्ट निकालती है, बरी भी कोर्ट करती है। तो मैं समझता हूँ अगर कह दिया जाए जिस दिन बेल हो कि आज न्यायपालिका पे भरोसा, तो न्यायपालिका पे उस दिन भी भरोसा रखा जाना चाहिए जिस दिन जेल भेजा था। जेल बीजेपी कार्यालय का, जेल से, कोर्ट से, कचहरी से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। बीजेपी अपना काम करती है, जनता की सेवा करती है। इससे ज्यादा बीजेपी का किसी रूप में जुडिशरी में तो 0% हमारे यहाँ कोई दखल हो ही नहीं सकता, ना होता है। ये बिल्कुल क्लियर कट है। और इंदिरा जी की सरकार में तो जेल एक तरीके से ये समझो जेलें भर दी गई थी और जुडिशरी पे ताले लगा दिए गए थे, वो भी सबने देखा था। और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली गई थी, प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई थी। आज तो देखिए गजब की बात यह है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की कुछ लोग बात करते हैं, लेकिन सहारनपुर का एमपी इमरान मसूद उन्होंने बोटी बोटी का बयान दे दिया था। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें टिकट भी दिया और वो एमपी भी जीत के आए, ये एक अलग विषय है। लेकिन जिस तरीके से राहुल जी और एक तरीके से गांधी परिवार ने उनके हित में प्रचार किया, मणिशंकर अय्यर ने मोदी जी के लिए क्या क्या नहीं कहा, आखिर तमाम सारे लोग कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण विपक्ष में भरे पड़े हैं जिन्होंने मोदी जी को पूर्ण रूप से अपमानित किया। तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो क्या है? और इतनी स्पीच की फ्रीडम है कि मोदी जी को बोटी बोटी का बयान दे दिया जाता है। मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है। और विपक्ष के द्वारा वो तो कोई मतलब नहीं है सर, वो तो कोई मतलब नहीं है। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, डॉक्टर लेजिस्लेचर पे भी भरोसा नहीं है जी, डॉक्टर मलिक भरोसा नहीं है, उसके साथ साथ जुडिशरी पे भी भरोसा नहीं है, और मीडिया को गोदी मीडिया कह देता है विपक्ष।
सर गोदी मीडिया ने मिसबिहेव भी किया है, ऐसी बात नहीं है। गोदी मीडिया जो है, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, दे ऑल्सो एम्बैरस द गवर्नमेंट इन माय पर्सनल ओपिनियन। खैर इन एनी इवेंट, लेकिन जहां तक के फ्रीडम ऑफ स्पीच का सवाल है, सर ऑल गवर्नमेंट्स आर द सेम, आस्क मी। मेरे खिलाफ तो 6 देशद्रोह के केसेस थे सर, और उसको विड्रॉ किए बीजेपी ने, ये भी आपको बता दूं। कांग्रेस ने फाइल किया था, बीजेपी ने विड्रॉ किए, ये सबको बता दूं मैं तो। और 3 बार अगर मुझे जेल भेजा गया है तो कांग्रेस ने भेजा, बीजेपी ने भेजा आज तक। 3 बार, एक बार 18 दिन के लिए, एक बार 2 दिन के लिए, और एक बार 1 दिन के लिए। मुझे कहा गया था कोने में खड़े हो जाओ एक जगह पे, जस्टिस जैन पटेल की कोर्ट जो है आर्थर रोड जेल में सर, टाड़ा कोर्ट में, और तिहाड़ में था मैं 18 दिन के लिए, ये भी आपको बता दूं। राजीव गांधी जी की सरकार थी। इन एनी इवेंट ऑल आई एम सेइंग इज ऑल गवर्नमेंट्स आर द सेम। हम ही देख लीजिए, हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ आज तक कभी। आपको कितना क्रिटिसाइज करते हैं हम लोग, आज तक कर रहे हैं, आज तक हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ ना सर, सीधी सादी बात है। जबकि हम लोग छोटे चैनल हैं, बड़े चैनल नहीं है, मैं मानता हूं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जीएसटी पार्ट 2 जो आया है, जीएसटी पार्ट 2, इसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत पॉजिटिव, लोगों से एक बहुत पॉजिटिव मैसेज मिल रहा है, नंबर 1। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं, जो अभी डॉक्टर ढोले ने कहा, कि ये शायद आप लोगों ने बिहार के चुनाव के लिए किया है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर बढ़ा देंगे आप किसी और फॉर्म में, किसी उल्टे सीधे फॉर्म में फिर दोबारा बढ़ा देंगे। तो अभी जितना खरीद सकता है कोई खरीद लो, जितनी खरीदारी कर सकते हैं अभी खरीद लो। कहीं ऐसा तो नहीं है डॉक्टर अफरेल मलिक कि जीएसटी 2.0, अभी आपने जीएसटी लिया है आप 5% और 18% के स्लैब पे, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई और टैक्स लगा देंगे अब आप दिवाली के बाद या बिहार चुनाव के बाद, डॉक्टर मलिक? जी, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से टैक्सेस का, और उसके साथ साथ जहां तक जीएसटी का विषय है, पर्टिकुलरली तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की अगर बात कर ली जाए तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। कुछ लोगों ने गब्बर सिंह टैक्स कहा जीएसटी को, लेकिन एक राष्ट्र और एक कर की व्यवस्था करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी केंद्र सरकार ने किया, और मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हुआ, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ किसानों को इसमें लाभ हो, पर्टिकुलरली इस बार किसानों को बड़ा लाभ मैं समझता हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से। तो हमारी सरकार किसान, गांव, गरीब को समर्पित है, देश को समर्पित है, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित को समर्पित है, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, संत को समर्पित है। और उसके साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात करते हैं, और रोजगार पे हम फोकस करते हैं, तो रोजगार पे फोकस करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। सर टैक्स बढ़ाएंगे तो नहीं? बिहार चुनाव के बाद पूछ रहा हूं आपसे, टैक्स आप बढ़ा तो नहीं देंगे? ये चर्चा चल रही है सर, बिल्कुल नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और चुनाव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और हमारी केंद्र सरकार किसी रूप में कोई आइडियोलॉजी, एक तरीके से हमारी आइडियोलॉजी है ही नहीं कि हम फैसला लें, तो इस आधार पर हम कतई फैसला नहीं लेते। हम अगर फैसला लेते हैं तो डॉक्टर ढोले और कटियार साहब ने और जो व्यक्ति का लाभ हो, डॉक्टर मलिक, हमारे ध्यान दो। डॉक्टर मलिक जी, कटियार साहब ने और ढोले साहब ने जो पॉइंट रेज किया कि 8 साल से आप लगातार जीएसटी ले रहे, 120 लाख करोड़, 128 लाख करोड़ आपने इकट्ठा किया, उसमें से 80 लाख करोड़ गरीबों का पैसा था, गरीबों से जीएसटी चूसता रहा ये सरकार। एलिगेशंस है, आम आदमी पार्टी किए हैं, कांग्रेस ने किए, समाजवादी पार्टी ने किए। 80 लाख करोड़ गरीबों से आपने पैसा लिए, और अचानक 8 साल के बाद आप रिलीफ देने की बात कर रहे हो। तो ये 8 साल जो किया आपने, जो पैसा इकट्ठा किया गरीबों से, क्या वो गलती मान रहे हो आप? जी, देखिए, हमारी सरकार गरीब को समर्पित है, और गरीब का हित हो इसकी हम चिंता करते हैं। और रही बात 8 साल की और जीएसटी रिफॉर्म्स की, इस बार जीएसटी रिफॉर्म जिस तरीके से हुआ, और उसके साथ साथ अगर पर्टिकुलरली बात कर ली जाए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, तो स्पष्ट है वो सभी की सहमति से पिछली बार भी निर्णय हुआ था। और अकेली केंद्र सरकार जीएसटी में कुछ कर देती है, मैं समझता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। राज्य सरकारों की भी इसमें एक तरीके से आम सहमति हो, इस पर हम विचार पूर्ण रूप से करते हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है पूर्व की बात, जब जीएसटी लागू हुआ, इसमें एक पूर्ण रूप से प्रयास किया गया कि आम सहमति एक तरीके से डेवलप हो, उसकी हमने चिंता की, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये लोकतांत्रिक देश है, और जहां तक विषय सभी स्टेट्स का, स्टेट्स की राय और स्टेट्स के लोगों की राय सबकी ली जाती है, और पूर्ण रूप से सर पेट्रोल और डीजल उसका क्या करेंगे ये तो बता दो। पेट्रोल और डीजल सर क्या है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस हर जगह पे गिर गई हैं, बट वी आर स्टिल चार्जिंग पीपल द सेम रेट्स as if crude oil is being sold at $140 a barrel. Sir, please, when are you going to look at that? सर लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए ना पेट्रोल और डीजल में। क्या लगता है आपको डॉक्टर मलिक? आप अपनी व्यक्तिगत राय दें प्लीज।
नहीं देखिए, जीएसटी में लाना, जीएसटी में ना लाना, पेट्रोल डीजल को कि भाई जीएसटी में ले आओ, जीएसटी में ना लाओ, इसी बात पे कुछ लोग विवाद करते रहते हैं 24 घंटे बैठ के। अब जो विवाद खड़ा करते हैं वो कौन लोग हैं वो भी सबको मालूम है, लेकिन उनकी कई राज्यों में सरकारें हैं, उन राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने राज्यों के लिए कुछ नहीं बोलते, वो अपने राज्यों के लोगों को लाभ हो उसकी वो चिंता नहीं करते। कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं। हिमाचल प्रदेश का क्या हाल, कर्नाटक का क्या हाल, पश्चिम बंगाल का क्या हाल है, पंजाब का क्या हाल है, जम्मू तेलंगाना। कश्मीर का क्या हाल है, इस पे वो सवाल भी नहीं करते हैं और जवाब भी नहीं देते हैं, क्योंकि वहां उनकी अपनी सरकारें हैं, वो अपने आधार करते हैं। रेवंत जी। रेड्डी की सरकार में क्या हाल चल रहा, कोई उस चीज पे ना चर्चा करता, ना करना चाहता है। उन स्टेट्स में क्या है और पॉवर्टी का क्या हाल है, एजुकेशन और एक तरीके से लिटरेसी रेट का क्या हाल है, और गरीब किसान का क्या हाल है। और पश्चिम बंगाल में तो मैं अखिलेश जी मौजूद हैं, नहीं मैं बता दूं, वहां किसान को कोई केंद्र सरकार की योजना का ना लाभ ना मिले, इसकी वहां की मुख्यमंत्री चिंता करती है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी, ममता दीदी पूर्ण रूप से इस आधार पर चलती हैं कि भाई केंद्र सरकार की योजना का अगर यहाँ लाभ हो गया तो मोदी को वोट चला जाएगा, इसलिए केंद्र सरकार की योजना का ही लाभ ना हो। और उसके साथ साथ वहां के किसानों का हित कुछ नहीं होता। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार अभी फ्लड्स आई थी, कुछ नहीं किया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। वो तो कह रहे हैं आपने पैसे नहीं दिए। सरकार पंजाब की मैं कहूंगा, और जिस तरीके से बदहाली में धकेलने का काम वहां के मुख्यमंत्री ने किया। अखिलेश सर वो तो कह रहे हैं कि आपने पैसे नहीं दिए पंजाब को। 16,000 करोड़ की मांग की है और आपने 1,600 करोड़ रुपए अभी तक मंजूर किए, वो भी नहीं पहुंचे अभी तक। हालत खराब है पंजाब की सर, बहुत ज्यादा खेत जो है वो टोटली बिल्कुल रेत के अंदर आ गए हैं। नहीं बिल्कुल, और मैं तो पंजाब में था, मैं तो पंजाब में था, गया मैं ग्राउंड जीरो पे गया, बहुत बिल्कुल बिल्कुल बहुत हालत खराब है। मैं ग्राउंड जीरो पे गया, पंजाब किसानों के बीच में गया, मैंने देखा उस चीज को, बहुत हालत खराब है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दो राय नहीं है। और शिवराज सिंह चौहान जी हो, तरुण चुग जी हो, सुनील जाखड़ जी हो, सब गांव गांव खेत खेत जाके पूर्ण रूप से वहां का आकलन हमने सबने किया, वो भी सबने देखा विजुअल्स। सर असली प्रॉब्लम को कब सॉल्व करेंगे? हम तो पूर्ण रूप से समर्थन में खड़े हैं किसानों के वहां के, लेकिन वहां की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ मतलब ही लेना ही देना नहीं है, भगवंत मान जी को कुछ लेना देना है ही नहीं। सर आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, चलिए सर, भगवंत मान जी का जो होगा वो होगा। मोदी को पानी पी पी के कोसों सिंगल पॉइंट एजेंडा। सर भगवंत मान जी का जो होगा सो होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे भाखड़ा नंगल अथॉरिटी है और बाकी जो डैम्स है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट की ये मांग है, या तो इसके लिए आप हमें कॉम्पेंसेशन दें, या फिर आप जब आप पानी छोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो ज्यादातर बाढ़ आई है वो इसलिए आई है क्योंकि डैम्स की कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि उस पानी को होल्ड कर सके, तो इसलिए आपको छोड़ना पड़ा। एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड इन महाराष्ट्र, एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंस इन महाराष्ट्र एवरी ईयर, इनफैक्ट इट हैपेंस एवरीवेयर। सो ऑल आई एम सेइंग इज, क्या पंजाब सरकार की यह डिमांड जायज है कि भाखड़ा नंगल डैम की जो अथॉरिटी है, हाइडल पावर अथॉरिटी है, उनको दी जाए कि पानी कब छोड़ना है, कहां छोड़ना है, या फिर उनको मुआवजा दिया जाए? सर आप बताएं इसके बारे में, अविरल मलिक साहब। इट्स अ वेरी सीरियस देखिए, क्वेश्चन। वहां रेत जो जमा हुआ था, जो रेत वगैरह जमा हुआ था, जो सिल्ट जम गया था खेतों में, वो जो रेत है वो किसान बेच ले जिससे उसे कुछ लाभ हो जाए, इसके बारे में कुछ वहां की यूनियनों ने और किसान संगठनों ने चिट्ठी लिखी और एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आवाज उठाई और मीडिया को बाइट्स दी। उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जागे और उन्होंने कहा दबाव के चलते किसान यूनियनों के कि भाई चलो ठीक है, ये जिस किसान के खेत में वो रेत जमा हुआ है, वहां लगा है, उसको अपने तरीके से बेच ले, उसमें अगर कुछ लाभ हो। एक तरीके से सिल्ट की उन्होंने बात कही। और दूसरी बात, वहां सिल्ट जमा हुआ है और कोई लाभ किसी रूप में किसानों को वहां नहीं होगा, और जहां सिल्ट जमा होता है उसके अंदर कोई फसल नहीं हो सकती जी, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। और यूरिया डाई खाद का कोई किसी प्रकार से व्यवस्था वहां की सरकार नहीं कर रही है, और किसानों की आवाज को, यूनियनों की आवाज को, किसान संगठनों की आवाज को वहां नहीं सुना जा रहा है। ये भी कटियार साहब, अखिलेश कटियार जी, जहां तक विषय हमारी सरकार का, हमारी सरकार पंजाब सरकार के साथ 100% कल भी खड़ी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी, लेकिन पंजाब सरकार को ग्राउंड पर खुद करना होगा, क्योंकि ग्राउंड पर उनकी सरकार है, स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट नहीं है, तो उनको करना पड़ेगा। ऑफिशियल्स से भी कुछ नहीं करवाना कटियार चाहते, साहब, सर्वे के नहीं आते हैं तरीके से वहां। अखिलेश कटियार साहब, योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि 2017 जब से सरकार लिया है, योगी आदित्यनाथ जी सरकार ने इस प्रकार से जीडीपी को ट्रिपल कर दिया है। तो जीडीपी ग्रोथ एज वेल एज पर कैपिटा ग्रोथ को 3 गुना बढ़ाकर उन्होंने इकोनॉमी को इस कदर सुधार दिया है, सेफ्टी सिक्योरिटी हर एस्पेक्ट में आप जैसे छोड़ दिए थे उसे 3 गुना बढ़ा दिया है। कटियार साहब, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स आपके खिलाफ है, आप कैसे जीतोगे 2027?
आंकड़ों के माहिर हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, नामबियार साहब। आंकड़े दिखा देंगे, टीवी में बता देंगे। अभी आपके सामने हमारे मित्र जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो इस बात को कहने से कितनी बार कतरा रहे हैं कि 8 साल जनता का गर्दन दबा के हम लूटे हैं, और जब हमें पता चला तो हम पीछे हुए हैं। ये बात कहने में कि हमसे गलती हुई, हमने जबरदस्ती इस देश की 80 करोड़ जनता जिन्हें हम राशन पे के रखते हैं, उनका खून चूसते रहे, इतने बेरहम बन के उस पे ये आवाज निकालने से कतराते हैं। हालत ये है मलिक साहब। और मलिक साहब एक बात और बताएं, हम जिस विचार के खिलाफ थे उस विचार के खिलाफ है और सदा रहेंगे। कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी इकट्ठे हुए थे, और समाजवादी आज भी जो कांग्रेस की गलत नीतियां थी हम उसका आज भी विरोध करते रहे। जब कांग्रेस ने जाति जनगणना के डेटा नहीं दिए थे, हम तब भी कांग्रेस के खिलाफ थे। हमने बोला कि आप गलत कर रहे हैं, और हम तब भी आपके खिलाफ थे जब आप मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाते थे अंग्रेजों के साथ, हम उस विचार के भी खिलाफ थे। हम जो गलतियां इतिहास में हुई हैं उनको स्वीकार करने में क्या बुराई है। आप तिरंगा नहीं लहराते थे आरएसएस के हेडक्वार्टर में, वो भी गलत था, बोल देने में क्या जाता है। आज सुधार लिया है। आपने जबरदस्ती जनता को लूटा, आपको लगा कि बिहार की चुनाव हार जाएंगे, आपने सुधार लिया। उत्तर प्रदेश में और देश में जो मर्जी डेटा दे दो, 80 करोड़ लोगों को आप राशन पे रख रहे हो साहब। 11-12 साल की सरकार के बाद अखिलेश कटियार ये जी, आईना है। 30 रुपए प्रतिदिन की आय पे किसान जिंदा है, ये आईना है। कटियार साहब, जो जी, अभी आंकड़े आए बताएं, हैं राजीव साहब। उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश इज नाउ द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द कंट्री आफ्टर महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु को ओवरटेक कर लिया है सर, और गुजरात को भी ओवरटेक कर लिया है। जीडीपी के हिसाब से, यानी एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द कंट्री सर। और उसके अलावा आपका ब्राह्मोस वहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, आपकी AK-203 वहां पे मैन्युफैक्चर हो रही है, आपके वहां पे अलग अलग मिसाइल्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। कानपुर में जो आपकी फील्ड गन है, जो विच इज द मेन आर्टरी गन मैन्युफैक्चर्ड बाय L&T, उसके शेल्स वहां पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। लखनऊ के आसपास 4 और फैक्ट्रीज लग गई हैं, और उसके अलावा पूरा डिफेंस कॉरिडोर बन गया है, जिसमें कोई 11 यूनिट्स जो हैं उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। 56 यूनिट लगने हैं वहां पे। अबाउट 11 हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्क सर। कटियार साहब, मैं राजीव साहब जी, इस दुनिया के सबसे पैसे वाले लोग भी इसी देश में रहते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब भी इसी देश में रहते हैं। आपने कहीं पे पहाड़ बना दिया तो कहीं पे खाई बना दी। ये जो अर्थव्यवस्था है भारत के, मैक्सिमम जो ज्यादातर संसाधन है आपने 10% 8% लोगों के हवाले कर दिए। क्या यही भारत का संविधान कहता है? आप मानता हो कि इस देश में बहुत बड़े कुछ पूंजीपति हो गए, लेकिन क्या इस देश के लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात है राजीव साहब जी। कि इतने बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति आपने खड़े कर दिए और 80 करोड़ लोगों को हमें 5 किलो राशन देके जिंदा रखना पड़ रहा है? कैसा देश बना रहे हैं हम, कैसा समाज बना रहे हैं हम? स्कूल आप बंद कर रहे हो, शराब ठेका खोल रहे हो। यही है विकसित भारत का रास्ता। ऐसे ही बनेगा विकसित भारत हमारा। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, अस्पतालों में दवाई नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं। हम कुछ आंकड़े राजीव साहब दे सकते हैं, टीवी पे बैठ के उन आंकड़ों का व्याख्यान किया जा सकता है। जाइए गांव की हकीकत देखिए, डीएपी और यूरिया के लिए लाठी चल रही हो। लेकिन एक चीज तो है कटियार साहब, अखिलेश यादव जी, ये मैंने कल भी बोला था, लोग बोर हो गए होंगे ये मेरी बात सुन सुन के। अखिलेश यादव जी ने ये भी कहा था, सुनने वाली बात है, डॉक्टर ढोने और डॉक्टर अविरल मलिक दोनों। सर, अखिलेश यादव जी ने यह भी कहा, आपने यूनिट्स जरूर शुरू किए, मानते हैं, डिफेंस कॉरिडोर बना है, लेकिन वहां यूपी के लोगों को नौकरी नहीं मिली है, सब बाहर के हैं। आई एग्री, क्योंकि सर इट्स अ वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब, आई एग्री, स्किल्ड जॉब्स है, वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब्स, बट बॉयज फ्रॉम यूपी आर नॉट गेटिंग अ जॉब ओवर देयर। लेकिन जो स्कूल्स की आपने बात करी, क्योंकि अभी आपको जाना है, मुझे मालूम है, मैसेज मुझको आया कि यू हैव टू गो। ये बता दें कटियार साहब कि जो 25,000 स्कूल बंद करने वाले थे, क्या वो बंद कर दिए गए हैं या अभी भी चल रहे हैं?
सर। नहीं, अभी कुछ जगहों पे टीचर नहीं है, कुछ जगहों पे कुछ और व्यवस्थाएं हैं, कुछ स्कूल बंद आधिकारिक तौर पे नहीं हुए। सरकार की गाइडलाइन आई थी कि इनके इस बच्चों को उठा के कहीं दूसरी जगह कर दी जाए। राजीव साहब, वहां पे रोड नहीं है। आप 2 किलोमीटर से उठा के 5-7 किलोमीटर गांव के बच्चे नहीं जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों को आप मजबूत कर रहे हो, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं दे रहे हो, प्राइवेट स्कूलों में वैकेंसी नहीं है, वहां कह रहे हैं कि वैकेंसी फुल हो गई है, सीट नहीं है, सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे। तो ऐसी हालात में हम मानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं हम विकसित भारत बनाएंगे, 2047 में ये करेंगे। रास्ता क्या है साहब? ऐसे ही 11-12 साल गुजर गए सिर्फ लफाजी में, झूठ में। तो हर बात पे हम मैनिपुलेशन करके हमने 12 साल उत्तर प्रदेश देश की जनता को गुमराह किया है। ये रास्ता न विकसित राष्ट्र का है, न संपन्न राष्ट्र का और है, अभी न एक स्वाभिमानी चीज, राष्ट्र चलिए का वो है। तो हो गया सर। अभी एक चीज जो जाने के पहले जो एक चीज अभी अभी डॉक्टर अविरल मलिक ने कही थी, क्या आजम खान साहब छोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से? नहीं, आपको खांसी आ गई सर सुनते ही? बीजेपी को सवाल सुन के आपको बहुत खांसी आ सुख दे सकती है। जी। समाजवादी पार्टी के वो संस्थापक सदस्य राजीव साहब, जी हम मालूम। समाजवादी लोग हैं, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं। जी। जब समाजवादियों की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती थी तो हमारे 10 नेता झोला उठा के रेलवे स्टेशन तक चले जाते थे, फिर दूसरे 5 नेता उनको बुलाने जाते थे। वो कहते थे ये सदस्यता नहीं बढ़ेगी, ये नहीं होगा। हम समाजवादी लोग हैं, कहने और सहने और असहमति की गुंजाइश समाजवादियों में रहती है हमेशा। जी। कटियार साहब और एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट का सिलसिला है कि रशिया और इजराइल में जो अखिलेश यादव जी ने कहा कि बहुत सारा यूपी के बच्चे वहां आर्मी में रिक्रूट हो रहे हैं, इज दिस अनएम्प्लॉयमेंट और बेटर अपॉर्चुनिटीज? अनएम्प्लॉयमेंट यूपी में है या बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए इसराइल में जंग में हमारे यूपी के बच्चे जा रहे हैं या रशिया में जा रहे हैं? हाउ डू यू सी दैट? क्या एग्जैक्ट कॉज क्या है? नामबियार साहब, रसिया और इजराइल और रसिया के अलावा जो समुंदर के रास्ते से जो अमेरिका जाते थे, कई दंपत्ति, कई परिवार उसमें दुर्घटना हुई, रास्ते में उनकी जान भी गई, उनकी मृत्यु भी हुई। तो क्या है, वो टूरिज्म में कुछ थोड़ी गए थे नामबियार साहब? उनके घर में यहाँ इस देश में रोजगार नहीं है, उनके परिवार के लिए पालन पोषण की हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। कौन चाहता है कि मुझे बेड़ियों में जकड़ के मेरे देश भेजा जाए? कौन चाहता है कि एयरपोर्ट पे गिरा के उसको पिस्टल लगाई जाए? किसमें स्वाभिमान नहीं है? हमें तकलीफ होती है जब ऐसी तस्वीरें हम देखते हैं, हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि कैसा करें कि इस देश में ये हालात बदल जाए साहब। राइट, थैंक यू सो हम मच। शर्मिंदा होते हैं इन तरीके की तस्वीरों को देख। कटियार साहब साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर डोने साहब, ये सावरकर वाला इशू राहुल गांधी से छूटने वाला नहीं है, सत्य की सावरकर छोड़ने वाला नहीं है। आपने जो आरोप लगा दिया, राहुल गांधी जी जो आरोप लगा दिया विदेश में कि सावरकर और उनके 4-7 लोग कोई मिलकर मुसलमान को मारे थे और सावरकर बहुत खुश हुए उसमें, सत्य की सावरकर का कहना यह कहीं भी ये नहीं है। आपने गलत किया, राहुल गांधी जी ने गलत आरोप किया विदाउट एविडेंस। तो क्या यह जरूरी था झूठी खबर फैलाना? दोनों साहब। सर, सावरकर जो है वो मुसलमानों के बहुत खिलाफ में थे। उन्होंने बोले कि कोई मुसलमान जो है वो गैर इस्लामिक देश में रह ही नहीं सकता, क्योंकि उस देश को मान ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए उसका धर्म सबसे पहले। ये सावरकर जी के विचार थे, बहुत कट्टरपंथी थे वो। तो इसीलिए ये जो राहुल गांधी जी ने जो बोला उसमें सच्चाई है कि उन्होंने वो जो बोला है वो हकीकत में हुआ। लेकिन सर अभी इतिहास बदलने का काम सर कहाँ पे वीर सावरकर की जो बायोग्राफी है और ऑटोबायोग्राफी जो उनकी खुद की लिखी हुई है वो भी पढ़ी है मैंने, बाकी सब पढ़ी है। वी वर सर्चिंग फॉर इट। ये इंसिडेंट मिला नहीं कहीं सर, जहाँ पर वो कैसा डालेंगे उसमें? खुद का ही कैसा डालेंगे? जो उन पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने गलत काम किया। आपको कहाँ से मिला? मतलब मैं राहुल गांधी जी को मिला। राहुल गांधी जी के पास लोग हैं, इतिहासकार है, उनको सब सलाह देने वाले लोग हैं, उन्होंने बराबर बोला। सर मुझे मिला नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू बिकॉज़ आई हैव स्टडीड वीर सावरकर क्वाइट अ लॉट एंड दिस इंसिडेंट इज नॉट देयर एनीवेयर कि
कुछ मुसलमानों को पीटा गया और सावरकर साहब बड़े खुश हुए उस पर, ये कहीं पर नहीं है जो राहुल जी ने बोला वहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार राहुल जी के जो एडवाइजर्स हैं, सलाहकार हैं और रिसर्चर्स हैं, जो उन्होंने उनको मटेरियल दिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ उसकी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी, वेरी फ्रैंकली, बिकॉज दिस इज नॉट देयर एनीवेयर फ्रॉम वॉट एवर आई हैव रेड, एंड आई हैव रेड क्वाइट अ लॉट, क्योंकि सावरकर इंस्टीट्यूट भी है यहाँ पे, आप जानते ही हैं, बॉम्बे में, मुंबई में, वहाँ पर भी उनके पास भी ऐसा कुछ नहीं है। तो और बाय द वे उस पर सबसे बड़े डोनर शरद पवार साहब थे, वो सावरकर इंस्टीट्यूट के, और इंदिरा जी ने भी पैसे दिए थे उसके लिए, बाकी सब लोगों ने भी दिए थे। तो आई डोंट थिंक, बट इन एनी इवेंट आई होप देयर इज एविडेंस टू दैट इफेक्ट, दैट्स ऑल दैट आई एम सेइंग, डॉक्टर ढोने। बट डॉक्टर ढोने, डू टेल अस इन टर्म्स ऑफ महाराष्ट्र में क्या है कि अभी वो मनोज जरंगे पाटिल की बात जो है वो दब गई है, अभी कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं 3 महीने के बाद वापस आऊंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग वॉच कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने, चलिए, मोदी जी के जन्मदिन पे कुनबी सर्टिफिकेट बांटे गए, लेकिन वो कुनबी सर्टिफिकेट जो बांटे गए सर, वो असली हैं कि मतलब वैसे ही हैं? पूछ रहा हूं आपसे। नहीं सर, ऐसा है कि कोई भी अधिकारी, उसको अपनी नौकरी प्यारी रहती है जी, तो गलत काम तो जल्दी करता नहीं। जी, अगर उसके पास प्रूफ है, अगर कोतवाल बुक रहता है, कोतवाल बुक में लिखा हुआ रहता है कि उनकी कास्ट क्या है, तो कोतवाल बुक में अगर मिला तो ही वो करते हैं। अभी जो नया गैजेट बोलते हैं निकाला है, अब ये गैजेट में भी ऐसा है कि वो गांव का वो है कि नहीं, इसके लिए है वो, तो कोई उसका रिश्तेदार है, कोई रिश्तेदार ने बोले कि हाँ हमारे रिश्तेदार है, यही रहते हैं, तो उसको मानेंगे इस तरह से। लेकिन जो कुनबी का सर्टिफिकेट जिसको मिला जी, तो वो उसके गैजेट में होगा, गैजेट में नहीं, उसके कोतवाल बुक के नकल में होगा तो ही देंगे, ऐसा नहीं है। और रिश्तेदारी, जहाँ तक रिश्तेदारी की बात रही थी, जो सगे सोहरे की बात बोलते हैं, तो सगे सोहरे में ऐसा रहता नहीं, माँ अलग जात की रह सकती है, बाप भी अलग जात का रहता है। तो अगर हो सकता है कि माँ माली समाज की हो और बाप मराठा समाज का हो, तो जो माली समाज की लेडी है उसकी जात हमेशा माली रहेगी, वो दलित है उसकी दलित ही रहेगी। उसके जो बच्चे हैं, बच्चों को उनकी जो कास्ट लगेंगी वो उनके बाप की लगती है। तो सगे सोहरे का ऐसा कुछ नहीं रहता। जो पितृसत्ताक पद्धत है, तो पिताजी, दादाजी, परदादाजी, इनके पास अगर रिकॉर्ड है कुनबी का तो ही मिलेगा, वही है। और वो जरांगे साहब ने वही बोला है कि हम कुनबी है, आप ढूंढो, आपको ढूंढने पे मिलेगा कि हम कुनबी है। उन्होंने ये डिमांड नहीं की है कि हम मराठों को सेपरेट रिजर्वेशन दो, उन्होंने बोला हम कुनबी है, हमको कुनबी का सर्टिफिकेट दो। और आपकी जानकारी के लिए, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, सिंधिया जी, शिंदे, तो उनको शिंदे, जी, तो उनको पूछा गया तो कास्ट क्या है, तो उन्होंने बोले कि हम तो कुर्मी है, कुर्मी यानी कुनबी। अभी जो अखिलेश कटियार गए हैं, हाँ, वो भी कुर्मी है, जी, नीतीश कुमार जी भी कुर्मी है, तो वो कुर्मी बोलते हैं, हम कुर्मी बोलते हैं। केवट समाज, केवट समाज, हाँ, केवट समाज जो होता है कुर्मी बोलते हैं ना उसको, केवट, हाँ, कुर्मी बोलते हैं, हम कुनबी बोलते हैं। गुजरात में जो है हम बोलते हैं, हम पाटिल है, जी हाँ, पाटिल बोलते हैं। अब बट देखिए सब धोनी साहब नेताओं के इधर सरनेम है, हर्षवर्धन पाटिल, विशाल पाटिल, जयंत पाटिल, ये पाटिल बोलते हैं। वैसा गुजरात में भी बोलते हैं पटेल, जी, लेकिन उनकी कास्ट देखेंगे तो क्या है, कास्ट उनकी कनबी है। बट धोने साहब इधर बंजारा और वंजारी समाज, वंजार पूरा हंगामा हो गया। हाँ। एक करके धनंजय मुंडे ने कहा कि पूरे सड़क पर उतर के सब समाज बोले हम कैसे एक हो सकता है, आप कैसे अनुमान, हम एसटी में आते। तो क्या आप जो एक एक उदाहरण दे रहे हो, इनकॉर्पोरेट करते वक्त दोनों समाज सड़क पे आ जाते हैं कि हम ये नहीं, हम वो नहीं है, हम उसमें नहीं आता, हम इसमें नहीं थे। जैसे बंजारा और वंजारी समाज, बंजारा समाज, हैदराबाद गैजेट है ना, अगर हैदराबाद गैजेट का हिसाब लगाएंगे, अगर उसमें आप बोलेंगे मराठा को कुनबी के सर्टिफिकेट मिलेंगे तो डिमांड करेंगे वंजारी और धनगर, क्योंकि हैदराबाद गैजेट के हिसाब से तो वो लोग तो एसटी में आते हैं, तो वो तो डिमांड करेंगे। अभी तो एनटी में उनको स्पेशल है, एनटी शायद एनटी डी है, जी, NTD, वंजारी समाज, जी, जी, वंजारी समाज, सेपरेट है। मुंडे साहब ने उनको सेपरेट रिजर्वेशन दिया एक समाज को, नोमैड ट्राइबल, हाँ, वीजेएनटी इज वंचित जाति, नोमैड ट्राइबल्स,
ऐसा हाँ। करके उसकी तो अलग अलग है तो भटके भटके जाति, धनंजय मुंडे विमुक्त ने जाति, भटके विमुक्त जाति। धनंजय मुंडे ने फिर कैसे बोला एक है, फिर उनको विड्रॉ करना पड़ा स्टेटमेंट पूरा। अब वो सरकार में है ना सर, सरकार में बोल नहीं सकते ना सर, वो बोलेंगे लेकिन यहाँ आपको पर एक मंत्री बनना प्रॉब्लम है आने कि वाली नहीं है बनना सर। है, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं सर एक प्रॉब्लम आप? आने तो वाली है समाज की बात करेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। सर, एक प्रॉब्लम आने वाली है, जरा उसका जरा ध्यान रखिएगा। क्या आप लोगों की पॉलिसी रहेगी उसमें? दोनों डॉक्टर अफजल मलिक और डॉक्टर ढोने, क्या है कि कई इसमें ऐसी जातियां हैं जो हैदराबाद की गजट में भी देवर डेजिग्नेटेड रॉबर ट्राइब्स कि ये चोर डकैते हैं, हैदराबाद की गजट में भी हैं। तो विल यू बी फॉलोइंग दैट गैजेट और विल यू बी फॉलोइंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन? सर डॉक्टर ढोने, सर ऐसा है, इसमें तो चोर डकैत शूद्र सर ऐसी वो तो अलग हो बहुत गया सारी जो है। सर। आज भी आप जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं सर। आप अकोला में आगे जाकर के अकोला के इंटीरियर में जाइए, पुलिस स्टेशन में अभी भी लिस्ट लगी होती है, आगे उधर लिस्ट लगी होती है। डॉक्टर मलिक, यू माइट बी सरप्राइज्ड, महाराष्ट्र के इंटीरियर में अभी भी पुलिस स्टेशन में लिस्ट लगी होती है कि ये रॉबर ट्राइब्स हैं, इनको गांव के भीतर नहीं आने देना। ये ऐसा है सर, अभी आज तक चल रहा है। हाँ। जी डॉक्टर ढोने बोलिए। नहीं है, वो है सर, ये तो अपनी पुरानी प्रथा थी कि ये कोई समाज को ऐसा, तो वैसे लोगों को शूद्र बताया, किसी को चोर बताया, किसी को डकैत सर बताया। छत्रपति को शूद्र बता दिया तो और क्या है, बाकी बचा गया? और बताइए। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराज को भी शूद्र बता दिया। तो बचा गया, तो क्या बचा उसके बाद? आप नहीं, बताइए। कुछ नहीं बचा। दोनों साहब, मैं अविरल मलिक जी से पूछ लेता हूं। अविरल मलिक जी, अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस के जो फॉरेन पॉलिसी थे वो स्पाइनलेस था, रीढ़ की हड्डी नहीं था, स्पाइनलेस पॉलिसी। बट कांग्रेस ने जो आरोप आप पर लगाया, यू वाज अ फेल्ड, दिख रहा है सबको। H1B1, ट्रम्प साहब एक दिन तारीफ करते हैं, दूसरे दिन H1B इंपोज कर लेते हैं, उससे पहले कुछ करते हैं, फिर 50%। तो किस प्रकार से देखे, रीढ़ की हड्डी तो यहां पर दिख नहीं रहा है, ऐसे कांग्रेस का आरोप है। योर फॉरेन पॉलिसी हैज फेल्ड, डॉक्टर मलिक, बोलिए। जी देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय है कि कांग्रेस पार्टी क्या कह रही, कांग्रेस पार्टी क्या नहीं कह रही, कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहती है, कह सकती है, कहती रहे, उससे मैं समझता हूँ धरातल पे कोई असर असल में पड़ नहीं रहा। और जनता भी उन चीजों को मान रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो हमारे भलाई के लिए कर रही है, और जनता इसीलिए हमें जिता भी रही है। और जहां तक विषय पर्टिकुलरली डेवलपमेंट का, किसी भी क्षेत्र के विकास की अगर बात कर ली जाए, तो केवल एकमात्र पार्टी, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो पूर्ण रूप से जनता के हित में फैसले ले रही, गरीब के हित में फैसले ले रही है, पीड़ितों के हित में फैसले ले रही है। और उसके साथ साथ किस तरीके से जिन जिन प्रदेशों में हमारी सरकार है, पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास हो रहा है, हर क्षेत्र का विकास हो रहा है। और उसके साथ साथ चाहे वो कृषि क्षेत्र की बात हो, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो, सड़क परिवहन क्षेत्र की बात हो, उद्योगों के आने की बात हो, निवेश की बात हो, या फिर एक तरीके से मैं सोचता हूँ जहां तक विषय है रोजगार देने की, सरकारी रोजगार देने की, सरकारी जो पद है उनको भरने का, तो उसमें भी ख्याल रखा जाता है। और पूर्ण रूप से हमारी पार्टी है जो हर वर्ग का ख्याल रखती है, हर विषय में ख्याल रखती है। डॉक्टर मलिक, यहाँ पर सवाल दूसरा था सर, सवाल तो दूसरा था ना। क्या है कि ट्रंप साहब ने हमारे ऊपर पहले 25% टैरिफ लगाए, फिर उसके बाद 25% टैरिफ और लगा दिया एज ए पेनल्टी, तो 50% हो गया। और अभी हाल ही में H1B वीसा, जिसका एडवांटेज अबाउट 71% इंडियंस को मिलता है। H1B वीसा वो है कि अमेरिकी कंपनीज को ये अलाउड है अमेरिका द्वारा कि वो दुनिया में किसी भी जगह जाकर के किसी को भी हायर कर सकते हैं ऑन ए नॉन इमिग्रेशन बेसिस। 3 साल के लिए वो अमेरिका में उस कंपनी के लिए काम कर सकता है। उसको अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं मिलती, ग्रीन कार्ड नहीं मिलता है, H1B वीजा मिलता है। ट्रंप साहब ने H1B वीसा की कॉस्ट जो है वो लगाकर $1 लाख कर दी। सर तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, हमारे लोग वहां पर क्या कर रहे थे? वो सर ये इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए थी ना कि ये होने वाला है। और हमारे जो लॉबियिस्ट है वहां पे, जेसन मिलर साहब को जो अपॉइंट किया गया है, पता नहीं कितने करोड़ दे रहे हैं हम उनको पर मंथ, उनको जाकर के उनके साथ लॉबी करना चाहिए था कि यार ऐसा मत करो, भारत आपका दोस्त है, व्हाई यू डूइंग दिस। तो वो तो फेलियर है ही ना सर, किसी को मालूम नहीं पड़ा। हम तो कहते हैं डोवल साहब, अजीत डोवल साहब हमारे जेम्स बॉन्ड है, सबसे बड़े इंटेलिजेंस के, जबरदस्त है वो। चलिए इसमें सिर्फ डोवल साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बाकी सबकी भी तो है। हमारा फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा था, हमारी जो ट्रेड डेलीगेशंस हैं, हमारी जो एम्बेसीज में, एम्बेसी में यूएस में, वो क्या कर रही थी, हमारे जो लॉबियिस्ट हैं वहां पे,
हमारा जो डायस्पोरा है, जिनको हम देखते थे, एनआरआई हमारे जितने हैं, मोदी जी की हर रैली में मोदी 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 करते हुए देखते थे, उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्या? डॉक्टर अविरल मलिक, बताइए, ये तो फेलियर है ना सर? डॉक्टर मलिक सर जी बोलिए सर। देखिए बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक आपने पर्टिकुलरली बात की फेलियर की, और उसके साथ साथ जहां तक बात आपने की वीजा की बात की, और पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई, यूएस की बात हुई, तो बस बताओ आज हमारी विदेश नीति पूर्ण रूप से सशक्त है, मजबूत है। और विदेश मंत्री जी हो, विदेश नीति हो, विदेश मंत्रालय हो, या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, वो सब मजबूत है। जहां भी आवश्यक होता है जवाब दिया जाता है। और उसके साथ साथ रही बात रेस्ट्रिक्शंस की, और एक तरीके से भारत को सर व्हाई डिडंट वी हैव दिस इंटरनेशनल? सर ये हमेशा लगातार इनकी एक स्क्रिप्ट तैयार रहती है सर। ये जवाब ही नहीं देते डायरेक्ट, जो सवाल आप पूछते क्या है, ये बोलते क्या है, ये डायरेक्ट पूरा स्क्रिप्ट इनकी तैयार रहती है। हमारी विदेश नीति मजबूत है, ऐसा है वैसा है। सर ऐसा है, आपने जो विदेश बोला नीति तो आपके समय में कमजोर थी ना। जब नहीं, आप मनमोहन सुनिए सिंह जी की सुनिए सरकार थी तो विदेश नीति लचर थी, नहीं और डॉक्टर विदेश साहब सुनिए मंत्रालय भी हमारी लचर बात। था, और विदेश मंत्री जी भी लचर थे, और प्रधानमंत्री जी भी लचर हुए पड़े अरे थे। वो तो देश विदेश देश रहा मंत्रालय कोई जवाब नहीं देता पूरा था, देश, पूरी रक्षा दुनिया नीति देख कोई रही थी है, नहीं, और पूरी पाकिस्तान में घर में दुनिया आपने देख कभी रही घुस है। के मारा नहीं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े 26/11 का कांग्रेस अटैक ने हुआ, किए कोई हैं। एक्शन लिया नहीं। कांग्रेस अमेरिका की रही कांग्रेस बात, ने तो 2 अमेरिका टुकड़े के किए राष्ट्रपति पाकिस्तान बराक के, ओबामा का आपने क्या 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 किया? बयान सामने आए, बराक ओबामा के स्टेटमेंट सामने आए भारत के विषय में, वो भी सबने देखे, और प्रधानमंत्री जी के विषय में उस दौर के, वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। और रही बात आज की, तो आज हमारे नेता मोदी जी विश्वगुरु हैं, भारत भी विश्वगुरु है, विश्वगुरु है, और भारत पूर्ण रूप विश्वगुरु से कहाँ सशक्त भी गए? है और अपने मजबूत भी है 88 हर लाख परिस्थिति रुपए को, एक हर एक पर चुनौती को लगाए जवाब सर। देने के लिए। पेनल्टी और उसके लिए क्या जहां है? जो आवश्यक होगा जवाब दिया जाएगा। भारत ना कभी किससे डरा था, ना डरा है, ना डरेगा। और उसके साथ साथ जहां सर तक विषय अविरल मलिक मजबूत साहब फैसले और लेने का, डॉक्टर तो ढोने, बोल्ड स्टेप्स निश्चित रूप से इन फ्यूचर लिए जाएंगे अगर I आवश्यक। hope so, sir, but this is a reaction, this is a response. We didn't know about it. We should have prevented it. That's all I'm saying. Number one. Number two, sir, ऐसा है। Dr. Dhone, I'm coming to you. During Dr. Manmohan Singh's time, Dr. Manmohan Singh के वक्त हम लोगों ने एक 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील साइन करी थी प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर के साथ। तब इंडिया वाज अंडर सैंक्शंस। सैंक्शंस पूरी लिफ्ट नहीं की गई थी। एवरीबडी वाज अगेंस्ट इट। हर एक कोई बोल रहा था कि न्यूक्लियर नो हाउ इंडिया के साथ शेयर मत करो अमेरिका को। उसके बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो पूरी टीम थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लॉबी किया, हर एक को अपने साथ लिया एंड गॉट इट पास्ड इन पार्लियामेंट। दैट वाज एट दैट टाइम द अमेरिकन लॉबी सर अक्रॉस द बोर्ड। आप देखिए रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी, द डेमोक्रेट्स आल्सो सपोर्टेड, इट वाज बाईपार्टिसन सपोर्ट फॉर इंडिया। आज की तारीख में तो सर इंडिया के लिए आप खुद सोचिए, वो 25% पहले टैरिफ लगा रहा है, फिर 25% पेनल्टी लगा रहा है, फिर उसके ऊपर H1B वीजा को लेकर के बोलता है कि $1 लाख है, और यूरोप को बोलता है कि 100% टैरिफ आप लगाओ इंडिया पे। क्या है सर ये? डॉक्टर ढोने आप बताएं इसके बारे में, व्हाट इज दिस? सर ऐसा है, आप जो बोल रहे हैं कि अपनी जो यंत्रणा थी क्या कर रही थी, अजित डोभाल जी क्या कर रहे थे, फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, सर इनको सब मालूम होने के बाद भी क्या होगा? देखिए, एक मोदी जी और ट्रम्प, 2 ऐसे नेता है जो किसी की सुनते नहीं, ना किसी के लिए कोई किसी के पे कन्विंस होते हैं। ये दोनों भी हुकुम शाह के जैसे हैं, तो इसीलिए मोदी जी भी वही है और ट्रम्प भी वही है। बट तो ट्रम्प ने एक बार डिसाइड कर लिया, फिर वो क्या सुनेंगे, और मोदी जी का उनपे कोई प्रभाव है नहीं। बट सैम उन्हें पिट्रोडा देखा जो है, रास्ता उन्होंने दिखा रहा है, देखा दोनों है। साहब, सैम पिट्रोडा जो रास्ता दिखा रहा है कि पाकिस्तान में मुझे जाने से बहुत अच्छा एहसास हुआ, बांग्लादेश से दोस्ती हमको करना चाहिए, ये हमारा नेबर्स है। तो ये कौन सा कूटनीति, कौन सा डिप्लोमेसी हमको सिखा रहा है? पाकिस्तान से कैसे हम, राहुल गांधी जी को कुछ और पॉलिसी है, सैम पिट्रोडा कुछ और पॉलिसी देश पर थोपना चाहता है, बोले कि मोदी जी मेरे पॉलिसी को फॉलो कीजिए, प्रेम होना चाहिए पाकिस्तान से। ये क्या दोनों साहब, ये कौन सा फॉरेन पॉलिसी? सर राहुल गांधी जी की जो नीति है वही कांग्रेस की नीति है। सैम पित्रोदा ने क्या कहा, ऐसा बोला होगा कि मैं गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बोला होगा, ठीक है, वो बात अलग है। ये यहाँ पे गोखले नाम के एक मुंबई के एक लेखक है, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा लिखा, वो तो ब्राह्मण समाज के है, तो उन्होंने इतना अच्छा लिखा कि असा ही पाकिस्तान, की भाई पाकिस्तान कितना अच्छा है। तो ये लिखने वाले तो ब्राह्मण समाज के महाराष्ट्रियन गोखले है। तो बात वो नहीं है, कुछ बातें वो पाकिस्तान की जनता ठीक है, पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान का जो सैन्य सेना है वो बदमाश है, वो कट्टरपंथी है, उनको वो इसीलिए ये सब झगड़े हुई है।
आम जनता हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की हो, ये एक जैसी है। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान सर की एक जैसी जनता नहीं है, ना? एक जैसी नहीं है, नहीं देखिए, एक जैसी नहीं, ठीक है, नहीं है सर। थोड़ा बहुत फर्क होगा। सर आप ऐसा देख लीजिए ना सुनिए, क्रिकेट मैच में क्या हाँ, किया नहीं, उन्होंने, नहीं, नहीं, सुनिए, इतना पाकिस्तान हारने के के बाद भी क्या क्या नहीं, बकवास कर रहे हैं सर, छोड़िए। हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने वाले हाफिज सईद की पार्टी के डिपॉजिट जब्त हो गए। जी जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने वाला और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले हाफिज सईद ने खुद की आपको पार्टी खड़ी की आ, 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 आप मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक बोल रहे हो, आपके विचार के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप माफ करेंगे कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, बिकॉज माई पेरेंट्स कम फ्रॉम देयर, मेरे माँ बाप वहीं से आए हैं सर, हमारे दादा दादी सब वहीं से आए हैं, सबको मालूम है कि क्या लोग हैं। सर मैं अपनी बात पे आता हूँ। जी बोलिए। राहुल गांधी की पॉलिसी नहीं है कि पाकिस्तान से दोस्ती हो। सैम पित्रोदा क्या कहते हैं उनकी वैयक्तिक है, लेकिन बात ऐसी है, सैम पित्रोदा ने एक कोई शब्द बोला होगा, बाकी 100 शब्दों में से तो वो एक शब्द पकड़ के भारतीय जनता पार्टी के लोग चालू कर देते हैं। But the fact remains, sir, but the fact remains that we are now doing crisis management. Let's be very clear. नहीं, ये पहले मालूम होना चाहिए था हमारे ना। स्पोक्स पर्सन है नहीं, हाँ ना जी। कोई हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है। सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा, उनका वैयक्तिक मत है सर। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो ऑपोजिशन में, आप क्या करेंगे, मैं तो डॉक्टर अविरल मलिक की बात कर रहा हूँ विद रिगार्ड टू प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की ये जो पॉलिसी है। एंड बाय द वे डॉक्टर अविरल मलिक, ये भी आपको बता दूं मैं, आप उनकी इलेक्शन स्पीचेस सुने प्रेसिडेंट ट्रम्प की। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये सब बोला है अपनी इलेक्शन स्पीचेस में कि मैं ये करने वाला हूँ। नोबडी टुक हिम सीरियसली, नो वन टुक हिम सीरियसली, दैट्स द होल पॉइंट। उन्होंने कहा कि हाँ इतना जरूर है, मुझे आपको कंग्रेचुलेट करना पड़ेगा। वैसे बाय द वे आई एम सो सॉरी, आई शुड हैव स्टार्टेड विद दैट। डॉक्टर अविरल मलिक, पीयूष गोयल साहब की जो टीम है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट अभी क्या हो गया है कि इन ऑल लाइकलीहुड 4 या 6 हफ्ते के अंदर 4 हफ्ते के अंदर माई कैलकुलेशन इज बाय 25 अक्टूबर और सो, जो 25% पेनल्टी लगाई गई है वो विड्रॉ कर ली जाएगी, और उसके बाद जो 25% टैरिफ जो लगाया गया है वो 15 या 17% पे आ जाएगा। लेट्स बी वेरी क्लियर। और जहां तक H1 वीसा का सवाल है, जो $1 लाख जो लगाया गया है उसके ऊपर अभी क्लैरिफिकेशन आई है कि अब जो आगे लॉटरी होगी उस पर लगेगा। जो अभी तक लोगों के पास H1B वीसा है, इट रिमेन्स एज इट इज, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। That's it. You know, but I want to ask, हाँ, बोलिए, बोलिए। 17% जो है ये 25 से 17 पे आएंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी वाले पूरा माहौल बनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। 100% बनाएंगे। मोदी जी कैसे विश्व बनाएंगे सर, अभी भी बना रहे दोनों साहब, बनाएंगे। % भी नहीं बढ़ाना चाहिए सर, था। बनाएंगे सर। दोनों साहब, स्वदेशी जो को पुकार, जो कॉल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दिया है, उसका सिमिलैरिटी महात्मा गांधी जी के कॉल। सो महात्मा गांधी जी जो स्वदेशी मूवमेंट एक चलाया था, पूरे बीजेपी का कहना है उसी तरफ पूरे देश को एक कर रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी। विदेशी ताकत से लड़ लेगा, विदेशी तो महात्मा गांधी और मोदी जी का बहुत सिमिलैरिटी होने लगा है दोनों साहब। कुछ नहीं सिमिलैरिटी। गांधी जी कैसे कपड़े पहनते थे सर, एक पंजा पे रहते थे, एक लुंगी पे रहते थे, और मोदी जी की घड़ी देखो, मोदी जी का मोबाइल देखो, मोदी जी के सूट देखो, कहाँ बराबरी हो सकती है? गांधी जी कहाँ और ये कहाँ पे? वो कोई बराबरी नहीं हो सकती। डॉक्टर मलिक, गांधी जी की बराबरी मोदी जी कभी कर भी नहीं सकते, क्योंकि गांधी जी बहुत सिंपल रहते थे। देखिए कैसा उनका रहना कैसा था, और वो एक ही कपड़े। सर आप भी भूल गए गांधी जी को, ये मोदी जी तो एक बार पहना हुआ कपड़ा डबल पहनते भी नहीं सर। वो सारे ऑप्शन होते हैं ना डॉक्टर मलिक सर, उनकी नीलामी होती है। प्रदीप जी मुझे बोलने दीजिए ना, Yes. ये मुझे बोलने में बहुत मजा आता है। अविरल मलिक साहब, सुनने वाली बात है, डोने साहब आपको भी सुनने वाली बात है। मोदी जी के जो कपड़े होते हैं ना, वो आते हैं एक जगह है जेड ब्लू, अहमदाबाद की एक दुकान है जेड ब्लू, वहां से आते हैं, और वो हर साल में वो ऑक्शन होते हैं, और उस ऑक्शन की जो प्रोसीड्स हैं वो अनाथ बच्चियों के लिए जाती हैं। ये बोलने में मुझे बहुत मजा आता है। जी अविरल मलिक जी, प्रदीप जी। डॉक्टर मलिक, स्वदेशी कॉल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरे देश को एक कर रहा है, मिडिल क्लास को ऊपर अपलिफ्टमेंट, गरीबों का ख्याल और स्वदेशी अपना के सेविंग्स, किस प्रकार से दे, क्या महात्मा गांधी जी का सिमिलैरिटीज हम ड्रॉ कर सकते हैं? जो स्वदेशी मूवमेंट महात्मा गांधी ने चलाए थे, बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स ये कहने लगा कि बहुत सिमिलैरिटी है महात्मा गांधी जी और मोदी जी के कॉल, बिकॉज आज देश के सामने एक थ्रेट है, एक्सटर्नल थ्रेट ऑफ इकोनॉमिक थ्रेट लूमिंग लार्ज। डॉक्टर मलिक जी, देखिए महात्मा गांधी जी में और मोदी जी में सिमिलरिटी की जहां तक बात है, बिल्कुल स्पष्ट है। महात्मा गांधी जी के सपनों को पूरा करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी अपनाओ की बात की,
और निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी भी स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ के आधार पर निश्चित रूप से चल रहे हैं। और साथ साथ जहां तक विषय है उसको केवल कहने में नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी में उतारने का उनके नेतृत्व में काम हो रहा है। और उसके साथ साथ नंबर 2 जहां तक विषय है उनके सपने का, गांधी जी के सपने का, तो उनका सपना स्वच्छता से संबंधित था। उनका सपना था कि ये स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, हरा भरा भारत हो, मजबूत भारत हो और एक तरीके से विश्वगुरु भारत हो। और उसके साथ साथ स्वदेशी का सपना था। मैं समझता हूँ स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से किस तरीके से गांधी जी के सपने को पूरा करने का काम मोदी के नेतृत्व में हुआ वो भी सबने देखा। और दूसरा सपना मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पूरा करेंगे। वो दूसरा सपना जो गांधी जी का था वो बिल्कुल स्पष्ट था कि आजादी के पश्चात कांग्रेस पार्टी को भंग करने का सपना। और वो राहुल गांधी के नेतृत्व में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भंग होगी, मुझे ऐसा पूरा सर अभी तो पॉपुलैरिटी बढ़ रही विश्वास है भरोसा। सर, राहुल जी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है। डॉक्टर आप राहुल जी पार्टी बंद कर देंगे, क्या चल रहा है दोनों साहब? राहुल गांधी के भाषणों को जितने लोग व्यूज रहते हैं, लाइक रहते हैं, जितने लोग मोदी जी का भाषण नहीं सुनते उससे ज्यादा राहुल गांधी का भाषण सुन रहे हैं लोग। ये सब मीडिया में आया हुआ है। लेकिन डॉक्टर ढोने एक चीज तो है, आप लोगों ने गांधी जी को दरकिनार कर दिया था। आप लोगों ने किया। मोदी जी ने उनको एक बार फिर पुनर्जीवित किया, ये याद रख लीजिए। मोदी जी ने आकर के फिर ये कहा कि गांधी जी के रास्ते पे चलिए, विलेज एज ए यूनिट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब देखिए वो नई प्लान आ रही है, ये भी बता दूं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं सर आपको, क्योंकि आई वॉज इन्वॉल्व इन द मिशन विद नानाजी देशमुख। ये मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, especially in the goiter belt. You know what goiter is? Iodine deficiency in the entire eastern UP right up to Nepal. मैंने बहुत काम किया सर वहाँ पे नानाजी देशमुख के साथ। अभी वो प्लान दोबारा आ रहा है और वो प्लान क्या है, एक गांव को अडॉप्ट करके विलेज एज ए यूनिट, आत्मनिर्भर गांव होगा और बाकी सारे गांव क्लस्टर ऑफ विलेजेस जो होंगे 8 या 10 आसपास के, वो एक दूसरे की मदद करेंगे। ऐसे भारत आगे बढ़ेगा। और हर जगह पे, पूरी बात सुन लीजिए सर, और हर जगह पे एक स्पेशल बजट दिया जाएगा इनोवेशन और इन्वेंशन के लिए, कि आप कोई नई चीज लेकर के आ रहे हैं उसके लिए देयर विल बी ए प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड, अगर आप कोई नया आविष्कार करते हैं उसके लिए। अब आप बोलें डॉक्टर ढोने प्लीज। ऐसा है सर, ये अभी नया नहीं है, इनके पुरानी है सिस्टम जी। इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनको कहा गया था कि आप वो एक फेल हो गांव गया को सर, दत्तक लो, वो फेल हो गया, गोद लो। वो फेल हो गया। तो फेल हो गया। वहां पे जो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जो गांव गोद लिया था वो गए नहीं आज तक, इलेक्शन के वक्त सर आज तक गए गए, नहीं उनको लोगों ने काले झंडे दिखाए जी। तो ये सब बेकार बात है, सर कुछ होने वाला नहीं वो है। फेल हो गया। नहीं, this time it will work. I'll tell you why it will work, because they have involved a lot of NGOs, they have involved people on the ground, जो ग्राउंड पे लोग काम कर रहे हैं उनको इन्वॉल्व। लेकिन आप बोलेंगे सरकार करने वाली और भारतीय सर जनता पार्टी के लोग करने सरकार वाले को अब सर सरकार को अकल आ गई है। I'll be very frank with you डॉक्टर ढोने साहब, सरकार को अकल आ गई है। क्या अकल आई है कि सरकार का काम है सिर्फ पैसे देना, आपका और कोई काम नहीं है। और सुपरविजन रखना कि हर क्वार्टर में आप बैलेंस शीट देखेंगे कि यार ये ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, दैट्स इट। ये सरकार का काम होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, भारत की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री क्यों बढ़ी, इसलिए बढ़ी क्योंकि उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं था। सिर्फ सरकार ने ये पूछा, स्टार्टिंग विद राजीव गांधी जी, कि आप लोगों को क्या चाहिए, ये चाहिए लेके जाओ, दैट्स इट, बाकी तुम्हारा काम है। सर IT इंडस्ट्री इन इंडिया हैज ग्रोन टू दिस एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द टेक्नोक्रेट्स। हमारे जितने टेक्नोक्रेट है ना, हमारे नारायण मूर्ति साहब हो गए, हमारे वो विप्रो के कौन है साहब, अजीम प्रेम जी साहब हो गए, वो हो गए, ये बाकी सब लोग जो हैं इनकी वजह से बढ़ी है सर, सरकार की वजह से नहीं बढ़ी है। हाँ, सरकारों ने, थैंक गॉड फॉर इट, कि राजीव गांधी जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक सरकार ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया है। इसकी वजह से, क्योंकि भारत के लोग सब बहुत टैलेंटेड है, आपकी तरह हैं डॉक्टर ढोने, आपकी तरह लोग हैं। जैसे आपके अभी 2 हॉस्पिटल हैं, वो 2 हॉस्पिटल अब 25 बनेंगे, वील ऑल्सो सी इट, फैंटास्टिक हो जाएगा सर। पूरे हिंदुस्तान में देयर विल बी डॉक्टर ढोने हॉस्पिटल्स एवरीवेयर, वील सी इट सर, डोंट वरी, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव गॉट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, नमस्कार सर। और हमारे अविरल मलिक साहब तो चले गए, मैं तो उनसे पूछने वाला था जाने के पहले, माय फॉल्ट, आई शुड हैव आस्क्ड हिम एट द स्टार्ट ऑफ द शो, कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि डॉक्टर सत्यपाल मलिक को भारत रत्न दिया जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। अब पता नहीं वो कितनी देर तक बीजेपी में रहेंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने लिख करके दिया है उन्होंने कि बस डॉक्टर सत्यपाल मलिक को, उनके जो चाचा हैं
उनको वो दिया जाए भारत रत्न। तो क्या समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं धोनी साहब को? लग रहा है मुझे वापस जाएंगे उनके समाजवादी उनके पार्टी। चाचा जी सत्यपाल मलिक। जी उनके खुद के असली चाचा हैं। अरे बाप रे, फिर वो उनके विचार क्या है, इनके विचार क्या है? जी हाँ? सर वो जरा हैरानगी हो जाती है थोड़ी सी सुन के जरा हैरानगी हो जाती है। और वो बहुत तारीफ करते हैं, अपनी जो फेसबुक अकाउंट वगैरह वगैरह पे तस्वीरें खूब डालते हैं। वो तो बहुत सच्चा आदमी थे सत्यपाल मलिक। जी नहीं अविरल मलिक साहब भी बहुत सत्यवान आदमी है, सच्चे आदमी। नहीं, वो सर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक ही है, यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व गुरु, कल थे ऐसा वैसा, वो कंटिन्यू एक ही रहता कल थे पांडे जी कर रहे बड़े बड़े शब्द देते हैं और पूरा झूठ बोलते हैं। Right, thank you so much sir, thank you very much, and I hope Rahul Gandhi keeps working hard, that's all I'm saying, कि राहुल जी इसको छोड़े नहीं, जो इन्होंने पकड़ के रखा है ना अभी राहुल नहीं, वो जी, रहेंगे, उसका रहेंगे। सर उसका बहुत सपोर्ट मिल रहा है, वेरी फ्रैंक, जो दिख रहा है, मैं वी टेल द ट्रूथ हियर सर, यहाँ पे जो सच है हम बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार। ठीक है सर, नमस्कार। Well, so Dr. Malik didn't even inform me, just decided to leave. Yes. Well, I wish he was around. I my fault really. I should have asked him first. कि भैया आप सत्यपाल मलिक जी को भारत रत्न दिलवाना चाह रहे हैं, मतलब That's suicidal. I think he doesn't want to remain in the party. perhaps he wants to join the Samajwadi. लग तो यही रहा That's only because है, या समाजवादी या कांग्रेस, दोनों में से कुछ। Being from UP, I think Congress doesn't stand a chance probably. And नहीं समाजवादी में जाए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि समाजवादी को जाटों की जरूरत भी है, ऐसी क्या बात है, उनका जाट एलिमेंट जरा कम है समाजवादी पार्टी में, ये तो जाट हैं, ये तो एक्चुअली दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू चौधरी चरण सिंह, ये मलिक जो हैं जाट, दिस इज जाट कास्ट, ही इज फ्रॉम बागपत, ही इज डॉक्टर अविरल मलिक इज फ्रॉम डॉक्टर चौधरी चरण सिंह प्राइम कॉन्स्टिट्यूंसी बागपत, वहीं से जहाँ से सत्यपाल मलिक जी भी थे, तो wonders never cease, but I hope to God that our intelligence gathering system becomes better. Rightfully speaking, Pradeep ji, we should have known what was coming. we should. Well, you are perfectly right. Anything, your intelligence should have been so strong that you preempt what's going to happen. So what are we doing? Because it looks foolish. One day he's praising you, and the other day he's giving you a right and left jab. No, I really would And love you to don't know. anticipate that. So what are these guys doing? I mean, you are reacting. You are only reacting to whatever Mr. Trump is doing. Rightfully speaking, we should have been prepared. Or we should have done like China, what China did. China ने कहा कि अच्छा आप हमारे पे 100% टैरिफ लगाते हैं, हम भी आप पे 100% टैरिफ लगाते हैं. Thank you very much. The day your tariffs come into force against China, our tariffs will come into force against you. That's it. So which means every company operating out of China would have had to pay that much to the Chinese government. That's when Trump realized that he can't play around with China, which is why even though 100% tariffs were announced against China, he gave them a 180-day window. 180 दिन तक वो लागू नहीं होंगे. 6 months. So we should have been like that if indeed we are very confident of ourselves. Or you continue to talk in this way and develop your intelligence and information system in the United States of America. I thought we really had a very good system. Apparently we don't. It's very, very obvious we don't. But as Dr. Dhone said, nobody can have that kind of a system in Washington at present, because you don't know what Mr. Trump is going to do 5 minutes before he does it. So you don't really know what he's going to do. जहाँ तक ट्रम्प साहब का सवाल है, कुछ भी आकर के कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. और अगले दिन आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एट ऑल कि कल वो अनाउंस कर दें कि इंडिया के खिलाफ जितने टैरिफ थे वो सब हमने विड्रॉ कर लिए हैं और ऑल द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू पाकिस्तान आर हियरबाय कैंसल्ड. इट्स अ टेररिस्ट स्टेट. कोई बड़ी बात नहीं है, कह दें. मतलब very difficult to deal with a guy like that. Let's be very clear, because this is not the way heads of state or prime ministers or presidents behave. Well, that's just about it as far as we are concerned. दूसरी नवरात्रि की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं आप सभी को. जहाँ तक प्रदीप जी और मेरा सवाल है, we'll of course be back with you tomorrow. तब तक के लिए आप देखते रहें नेशन नाउ और आप जरूर प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल को सब्सक्राइब The fastest growing channel of the nation. The fastest growing channel of the nation. The fastest growing channel of the nation now. And from both Pradeep ji and myself, आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद. Jai Hind.